सुबह का समय था। मेघा जी रसोई में अपनी बिटिया के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी कि तभी बाहर से विनोद जी की आवाज आती है। अरे मेघा, आज मुझे चाय मिलेगी कि बिना चाय के ही ऑफिस जाना पड़ेगा? मेघा, नहीं जी, अभी लाई आपकी चाय, 2 मिनट बस। विनोद त्रिपाठी दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका नाम कपूर मल्टीनेशनल कंपनी है, में मैनेजर हैं। वहीं उनकी धर्मपत्नी मेघा त्रिपाठी एक गृहिणी हैं। विनोद जी का दिल्ली में ही 1-2 BHK का घर है। उनकी सोसाइटी का नाम वृंदावन सोसाइटी है। विनोद जी अपनी चाय का इंतजार करते हुए आज का अखबार पढ़ रहे थे कि तभी ऊपर सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए उनकी इकलौती बिटिया अमीसा त्रिपाठी उतरती है। विनोद जी ने एक बीनी मुस्कान के साथ कहा, तैयार हो गई हमारी गुड़िया रानी। मेघा जी, आपकी सही नहीं बिगाड़ा है इसे। देखिए, आज स्कूल का पहला दिन और यह महारानी लेट है। अमीसा, मम्मी, कम से कम आज तो ताना मत मारो। आज मेरा पहला दिन है और डू नॉट वरी, मैं टाइम पर बस पकड़ लूंगी, लेट नहीं होंगी। अमीसा जल्दी जल्दी दूध पीते हुए बोली और फटाफट अपने शूज पहनने लगी। अमीसा शूज पहनते हुए बोली, ओके, बाय पापा, बाय मम्मी, लव यू। विनोद जी और मेघा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विनोद जी, बाय बेटा, लव यू टू। मेघा जी, बाय बेटा। अमीसा भागते हुए जल्दी से अपना लंच बॉक्स टेबल से उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। अमीसा के निकलते ही मेघा जी विनोद जी को चाय का कप देते हुए बोलती हैं, न जाने आज हमारी बेटी के स्कूल का पहला दिन कैसा रहेगा। मेघा जी का डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वहीं विनोद जी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई और वो अपनी चाय का एक घूंट लेते हुए मेघा जी से बोले, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। अमीसा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी एक सीधी सादी लड़की है, जिसका रंग गोरा, बाल गहरे काले, हाइट 5 फीट 4 इंच तथा मन की बिल्कुल साफ लड़की, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। विनोद जी अपनी चाय खत्म करते हैं, अपना ऑफिस का बैग उठाते हैं और मेघा जी को बाय बोलकर ऑफिस चले जाते हैं। वहीं अमीसा बस स्टॉप पर भागते हुए पहुंची। लेट होने की वजह से उसने न तो अपने शूज पॉलिश किए थे, न ही बाल ढंग से बना पाई थी। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वो अपने स्कूल के पहले दिन के लिए ऐसे तैयार हुई है। उस बस स्टॉप पर अमीसा अकेली नहीं थी, बल्कि उसी के स्कूल के कई बच्चे और भी थे, पर अमीसा उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। अमीसा के बचपन से ही बहुत कम दोस्त रहे हैं, या यूं कहें कि अमीसा बहुत कम लोगों पर ही विश्वास करती है। अमीसा खुद से बात करते हुए बोली, कहाँ रह गए ये दोनों? अभी तक नहीं आए और लेट हुए तो पक्का बस छूट जाएगी। अमीसा अपने हाथ पर बंधी घड़ी को देख बोल रही थी। तभी एक तेज आवाज अमीसा के कानों में पड़ती है, गुड मॉर्निंग मिस त्रिपाठी। ये आवाज थी आयुष की। आयुष अमीसा का बचपन का दोस्त था। आयुष के पीछे ही भागती हुई कशिश भी आ रही थी। आयुष और कशिश बचपन के दोस्त होने के साथ दूर के कजन भी हैं। आयुष, कशिश और अमीसा बचपन से साथ में ही बड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अमीसा के बचपन से बस यही 2 दोस्त हैं। आवाज सुनते ही अमीसा पलट कर देखती है और गुस्से में बोलती है, क्या गुड मॉर्निंग? टाइम देखा है तुम दोनों ने? अगर तुम 2 मिनट और लेट आते तो आज हमारी बस मिस हो जाती। अमीसा जरा तेज आवाज में बोली, सॉरी अम्मू, वो इस बंदर की वजह से लेट हुए हम। कशिश ने बड़े प्यार से अमीसा को जवाब देते हुए कहा। कशिश प्यार से अमीसा को अम्मू बोलती है। सारा बचपन साथ बिताने की वजह से दोनों में बहनों से भी ज्यादा प्यार रहा है। तभी कशिश की बात को बीच में ही काटते हुए आयुष बोला, रिलैक्स मिस त्रिपाठी, हम लेट हो सकते थे बट हुए तो नहीं ना। यह कहकर आयुष मुस्कुराने लगता है। आयुष एक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लड़का था, जिस पर उसकी पिछली स्कूल की काफी सारी लड़कियों का क्रश था, पर आयुष के पास किसी भी लड़की को डेट करने का टाइम नहीं था। उसका ज्यादातर वक्त अमीसा और अपनी बहन कशिश के साथ ही बीतता था। वहीं कशिश एक एवरेज लुकिंग लड़की है, जिसके लंबे काले बाल, सांवला सा रंग और मध्यम हाइट है। पर कशिश की सादगी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। अमीसा उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि बस आ जाती है और वह तीनों भी बाकी बच्चों के साथ बस में चढ़ जाते हैं। अमीसा, कशिश और आयुष
तीनों एक ही सीट पर बैठे थे। विंडो सीट पर आयुष, बीच में अमिसा और उसके पास कशिश। तीनों बैठे ही थे कि कशिश अमिसा से कहती है, यार अम्मू, मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है कि कैसा होगा आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। टीचर्स कैसे होंगे, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, हमारे क्लासरूम। कशिश ये सब कह ही रही थी कि आयुष ने उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, जैसे पहली बार स्कूल जा रही हो। जस्ट चिल, ओके? ये कहकर वो विंडो से बाहर देखने लग गया। अमिसा बस में बैठे हुए अपने मन में सोच रही थी कि आज से उसकी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह बस यही सोच रही थी कि उसके नए स्कूल में उसका फर्स्ट डे कैसा होगा, जिसके लिए वह बहुत एक्साइटेड थी। अमिसा यह सब सोचते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसको यूं मुस्कुराते हुए देख आयुष ने अमिसा से सवालिया नजरों के साथ पूछा, क्या हुआ मिस त्रिपाठी, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? तभी अमिसा उसे जवाब देते हुए बोलती है, कुछ नहीं यार। फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मैं बस अपने स्कूल के फर्स्ट डे के लिए एक्साइटेड हूँ। यह सुन कशिश भी उससे कहती है, हाँ यार, एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ, बट उतनी ही नर्वस भी हूँ। अमिसा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तू टेंशन मत ले यार, सब अच्छा ही होगा, डोंट वरी। ये कहकर वह मुस्कुरा देती है और उसके साथ आयुष और कशिश भी मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें बस में एक झटका सा महसूस होता है, जैसे कि उनकी बस की किसी के साथ टक्कर हो गई हो। तभी सब अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें 3 ब्लैक कलर की गाड़ियां नजर आती हैं, जिनमें से 2 स्कॉर्पियो थीं और उन 2 स्कॉर्पियो के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत और लग्जूरियस लैम्बोर्गिनी थी। उनकी बस की जिसके साथ टक्कर हुई वह स्कॉर्पियो थी जो लैम्बोर्गिनी के पीछे थी। टक्कर होते ही स्कॉर्पियो से 5 ब्लैक सूट पहने कुछ लोग उतरते हैं, जो सीधे ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसे बस से नीचे उतारते हैं और उसे डांटने लगते हैं। उनमें से जिसने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा था वह बोलता है, साले, तुझे जब बस चलानी नहीं आती तो क्यों चलाता है? तुझे पता भी है कि तूने किसकी गाड़ी ठोकी है? आज तेरा वो हाल करेंगे कि जिंदगी में कभी कुछ भी चलाने के काबिल नहीं बचेगा तू। यह कहकर वे लोग उसे मारने लगते हैं। तभी ड्राइवर बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो ये तीनों गाड़ियां साथ चल रही थीं, एकदम से मेरे सामने आ गईं। मैं अगर अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ एकदम से मोड़ देता तो हमारी बस पलट सकती थी। इसीलिए जितना हो सका मैंने सबको बचाने की कोशिश की। ड्राइवर की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी बोला, तुझे पता भी है कि यह गाड़ी किसकी है? हाँ, बोल। तब ड्राइवर ने ना में अपना सिर हिलाया। तभी वह आदमी उससे बोला, ओह, बेरॉय ग्रुप की गाड़ी है यह। हमारे छोटे सर को कुछ हो जाता तुम्हारी इस 2 कौड़ी की बस की वजह से तो आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो ओबेरॉय ग्रुप की गाड़ी को टक्कर मार दी। यह कहकर वे उसे फिर से पीटने लगे। ये सब बस में बैठे सभी लोग देख रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोले। पर बस में बैठी अमिसा से यह सब देखा नहीं जा रहा था कि ड्राइवर अंकल को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। अमिसा बचपन से ही अपने सामने कुछ गलत होता नहीं देख सकती थी। उससे अब यह सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वह बस से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कशिश और आयुष उसे रोकते हुए कहते हैं, यह लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं, हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। कशिश अमिसा को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है। फिर आयुष भी कशिश का साथ देते हुए बोलता है, हाँ अमिसा, हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। पता नहीं ये लोग कितने खतरनाक हैं, वे हमारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। यह सब सुनने के बाद अमिसा दोनों से कहती है, तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। यह कहकर वह बस से नीचे उतरने के लिए चल देती है। वहीं वे 5 लोग अभी भी उस ड्राइवर को बेरहमी से मार रहे थे। ड्राइवर उनसे रोते बिलखते हुए, भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तब भी उन लोगों को उस पर दया नहीं आती, वे उसे अभी भी पीट रहे थे। तभी एक लड़की की दृढ़ आवाज उनके कानों में पड़ती है, रुक जाओ। वे सभी लोग उस आवाज की ओर देखने लगते हैं। वह अमिसा की आवाज थी। अमिसा उनके पास आती है, ड्राइवर को उनसे छुड़ाते हुए बोलती है, छोड़ो इन्हें। मैं कहती हूँ छोड़ो।
तभी वह आदमी जिसने उस ड्राइवर को पकड़ा हुआ था उससे कुछ कहने ही वाला था कि उसके कंधे पर एक दूसरा आदमी अपना हाथ रखता है और उसे ड्राइवर को छोड़ने का इशारा करता है। ये दूसरा आदमी और कोई नहीं पर इन गार्ड्स का लीडर था, जिसका नाम रंगा था। उम्र 37 साल, हाइट 6.4 फीट और गठीला शरीर। रंगा सालों से ओबेरॉय ग्रुप का वफादार था और सालों से उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा था। रंगा उसके आदमी को पीछे हटने का इशारा कर खुद आगे आकर अमिसा से बोलता है, क्या आप जानती हैं आप किससे दुश्मनी मोल ले रही हैं? इसका जवाब अमिसा पूरे आत्मविश्वास से रंगा की आंखों में आंखें डालते हुए देती है, नहीं, मैं नहीं जानती कि आप लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि यह जो हो रहा है गलत हो रहा है। इसका जवाब देते हुए रंगा कहता है, क्या आपको हमसे डर नहीं लगता? हम आपको यहाँ से ऐसे गायब कर सकते हैं जैसे कि आप कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। रंगा ने बहुत गुस्से और अमिसा को डराने के लहजे में बोला। तब भी अमिसा उनसे बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, आपके कुछ भी कहने से मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं और ना मैं अपने सामने कुछ भी गलत होता हुआ देख सकती हूं। अमिसा की इन बातों को सुनकर रंगा की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, पर मन ही मन वह उसके आत्मविश्वास से काफी प्रभावित भी हुआ था। इसके आगे रंगा उससे और कुछ कहता, तभी वहां खड़ी लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खुलता है और अविनाश उसमें से बाहर आता है। इतनी देर से वह सब कुछ अपनी कार में बैठे बैठे सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही वह गाड़ी के बाहर आता है, अमिसा और रंगा के साथ साथ वहां मौजूद सभी की नजर अविनाश पर जाती है। अविनाश ओबेरॉय दिल्ली के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट धनराज ओबेरॉय का छोटा बेटा, जो दिखने में किसी टॉप मॉडल से कम नहीं था। अविनाश की उम्र 18 साल, हाइट 6 फीट, रंग गोरा और मस्कुलर बॉडी थी और उसका कोल्ड ऑरा किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी था। वह स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत डिसेंट लग रहा था, शूज पॉलिश थे और चमक भी रहे थे। अविनाश इतनी कम उम्र में भी अपने पापा के बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व्ड था। उसकी वजह से ओबेरॉय ग्रुप का प्रॉफिट रेट 80% बढ़ गया था, जिस कारण ओबेरॉय ग्रुप इंडिया के टॉप 10 ग्रुप्स में शुमार हो गया था। अविनाश के पास वह सब कुछ था जो किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए काफी है, पर अविनाश को आज तक किसी भी लड़की के साथ नाम जोड़ते नहीं देखा गया, जबकि उसकी उम्र के बाकी अमीर लड़कों का नाम आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ जुड़ते हुए देखा जा सकता है। अविनाश आए दिन न्यूज में अपनी स्मार्टनेस और बिजनेस इंटेलिजेंस की वजह से चर्चा में रहता था। इसी वजह से उसे काफी लोग जानते थे। जैसे ही अविनाश पर सबकी नजरें गईं, बस में बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, ओह माय गॉड, ये तो अविनाश ओबेरॉय है। वहीं दूसरी ओर एक लड़की उसे देखकर बोलती है, हाय, मेरा तो दिन ही बन गया, उफ, कितना हैंडसम है ये। अविनाश को देखते ही वे पांचों लोग उसके सामने हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। अविनाश थोड़ा आगे बढ़ता है और ठीक अमिसा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी रंगा उसे कुछ कहने को होता है, सर। जैसे ही वह सर बोलता, अविनाश उसकी ओर बिना देखे अपने हाथ से चुप होने का इशारा करता है। वह अमिसा की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। दोनों की ही नजरों में बहुत गुस्सा था। तभी अविनाश रंगा से कहता, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रंगा, तुम जानते हो, मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर पर ऐसे मिडिल क्लास लोगों पर। सो लेट्स गो। ये कहते हुए भी वह अमिसा की नजरों में नजरें डालकर ही देख रहा था। तभी रंगा बोलता है, ओके सर। ये कहकर जैसे ही वे लोग जाने लगते, तभी अमिसा की आवाज उनके कानों में पड़ती, तुम ड्राइवर अकल से सॉरी बोले बिना नहीं जा सकते हो। यह सुनकर सभी वापस पलटते हैं। रंगा और उसके आदमी गुस्से में जैसे ही उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं, अविनाश उन्हें रोक देता है और खुद अमिसा के आगे आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या कहा सॉरी? मैं अविनाश ओबेरॉय इस 2 कौड़ी के ड्राइवर को सॉरी बोलूंगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे सो कॉल्ड ड्राइवर आकल की जान बख्श दी। नहीं तो मेरी सिक्योरिटी कार को ठोकने के लिए मैं इसका काम तमाम करवा सकता था, और तुम्हारा भी, समझी तुम? सो
थैंक यू बोलो मुझे और यहाँ से दफा हो जाओ। अमिसा अविनाश को जवाब देते हुए बोलती है, कितने बेशर्म हो तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा कितना खून निकल रहा है ड्राइवर अक्ल का? झल्लाद कहीं के। अमिसा यह सब बहुत ही गुस्से में और बुलंद आवाज में बोलती है। यह सब सुनकर अविनाश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तुम क्या चाहती हो वो मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ। और यह कहकर अविनाश अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसे अमिसा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह लो, इससे तुम्हारे इस ड्राइवर को मेरे आदमियों ने जितना मारा है उसकी मरम्मत भी हो जाएगी, और जो पैसे बच जाएं उससे तुम अपने लिए शॉपिंग कर लेना। फिर हंसते हुए अविनाश आगे बोलता है, तुम इससे सबके सामने शो ऑफ भी कर सकती हो कि अविनाश ओबेरॉय के पैसे से शॉपिंग की है। ये कहकर वह नोटों की गड्डी अमिसा का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर रख देता है और मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगता है, जैसे अपनी जीत पर खुश हो रहा हो। तभी वह देखता है कि उसके दिए सारे पैसे आसमान में उड़ रहे होते हैं। वह मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि अमिसा ने उसके दिए सभी पैसे हवा में उड़ा दिए हैं। यह देख अविनाश को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे टक्कर दे रहा था। अमिसा उसके पास आकर उसकी नजरों में नजरें डालकर बोलती है, सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, समझे तुम? यह कहकर वह ड्राइवर अक्ल को अपने साथ ले जाने लगती है। अविनाश यह सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में था। उसके आदमी यह सब देखकर अमिसा की ओर बढ़ने ही लगते हैं कि अविनाश उन्हें रोक देता है और उनसे चलने का इशारा करता है। अविनाश अपनी गाड़ी में बैठते ही रंगा को बोलता है, रंगा, पता लगाओ ये कौन है। मुझे स्कूल पहुंचने से पहले इसके बारे में सारी जानकारी मिल जानी चाहिए। यह कहकर वह अपनी कार का कांच बंद कर देता। वहीं अमिसा ने ड्राइवर अक्ल की मरहम पट्टी की। ड्राइवर अक्ल उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, आज तुम नहीं होती तो न जाने क्या होता। इस बात पर अमिसा मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके अक्ल, यह तो मेरा फर्ज था। यह कहकर वह मुस्कुराने लगती है। तभी आयुष और कशिश उसके पास आकर बोलते हैं। कशिश जरा परेशान लहजे में कहती है, तू ठीक तो है ना अम्मू? कशिश के इतना कहते ही आयुष कहता है, बोलो ना अमिसा, तुम ठीक हो? अमिसा मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या हुआ है? पर अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? ड्राइवर अक्ल तो इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकते। तभी वहां खड़े कंडक्टर बोलते हैं, अरे बच्चों, तुम टेंशन मत लो, मैं चलाता हूँ गाड़ी, तुम सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। उनकी यह बात सुनकर सब बहुत खुश हुए और उनका धन्यवाद कर अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अमिसा, आयुष और कशिश भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। आयुष खिड़की से बाहर देख रहा था, कशिश अपने फोन में कुछ कर रही थी और अमिसा अपने मन में सोच रही थी, कितना बदतमीज लड़का था, इंसानियत तो थी ही नहीं जैसे उसमें। वहीं अविनाश अपनी कार में बैठा हुआ बस यही सोच रहा था, उस लड़की को तो मैं मजा चखा के ही रहूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। अविनाश अभी यही सोच रहा था कि उसका फोन रिंग होता है। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से रंगा बोलता है, सर मैंने उस लड़की की सारी जानकारी आपको मेल कर दी है। ये सुन अविनाश बोलता है, ओके, और फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अपना मेल बॉक्स ओपन करते हुए अविनाश शैतानी मुस्कान के साथ खुद से बोलता है, ओह तो तुम्हारा नाम अमिसा है, अमिसा त्रिपाठी, मिडिल क्लास फैमिली। तभी उसका ध्यान अमिसा के स्कूल के नाम पर पड़ा, जिसे देख उसकी शैतानी मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने मेल बॉक्स को देखते हुए, जिसमें अमिसा की सारी जानकारी के साथ उसका एक फोटो भी था, उसे देखते हुए अविनाश कहता है, अब मजा आएगा, मिस अमिसा त्रिपाठी। जब पहली मुलाकात ऐसी थी तो न जाने आगे क्या होगा। क्या चल रहा है अविनाश के दिमाग में, जानेंगे अगले चैप्टर में। स्कूल पहुंचने से कुछ देर पहले बस में बैठे हुए आयुष का ध्यान अमिसा पर जाता है, जो किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी आयुष उस हल्का सा हिलाते हुए पूछता है, क्या हुआ मिस त्रिपाठी, कहाँ गुम हो? यह सुनकर अमिसा अपने ख्यालों से बाहर आती है और आयुष को जवाब देते हुए उससे बोलती, कुछ नहीं यार, मैं बस उस बदतमीज इंसान के बारे में सोच रही थी, कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है।
यह कहकर अमिसा के मुंह पर गुस्से के बाव आ गए। ये देख आयुष अमिसा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, चिल अमिसा, इस दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। अब हम सबसे तो अच्छा होने की उम्मीद नहीं कर सकते ना। सो अब भूल जाओ जो भी हुआ उसे, और वैसे भी कौन सा वो, और तुम फिर कभी मिलोगे तो सब भूल जाओ और अपने लाइफ के इस नए चैप्टर को एंजॉय करो, ओके? ये कहकर आयुष मुस्कुराने लगता और अमिसा उसको जवाब देते हुए कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उसके बारे में सोचकर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी वजह से अपना स्पेशल डे खराब करना चाहिए। ये कहकर वो भी आयुष को देखकर हल्का मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी ओर अविनाश, जो अभी तक अमिसा की सभी इंफॉर्मेशन देखने के बाद उसकी फोटो को देखकर एक शैतानी मुस्कान हंस रहा था। 1 सेकंड के लिए ही सही, पर उसके मन में एक ख्याल आता है और वो अमिसा की तस्वीर देखते हुए खुद से मन ही मन बोलता है, आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की, मेरी आंखों में आंखें डालकर। कुछ तो बात है इस लड़की में। यह बोलकर वो अमिसा की फोटो को निहारने लगता है और मुस्कुरा देता है। कुछ पल बाद जैसे ही उसे होश आता है कि वो क्या कर रहा है, तभी वो अपना फोन बंद कर देता है और अपने मन में सोचता है, ये मैं क्या कर रहा था। यह कहते हुए वो अपना सिर हल्का सा झटकता है और उसी पुराने ऑरा में वापस आ जाता है। वहीं दूसरी ओर अमिसा की बस स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचते ही अमिसा, कशिश और आयुष जैसे ही बस से उतरते हैं, अपने सामने एक बेहद ही खूबसूरत और आलीशान स्कूल बिल्डिंग देखते हैं और उसे देखते ही वो तीनों कुछ देर पहले क्या हुआ एक बार के लिए भूल ही जाते हैं। उन तीनों के मुंह पर एक अलग ही चमक और प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और फिर तीनों एक ही स्वर में बोलते हैं, लेट्स गो। अमिसा, आयुष और कशिश तीनों मुस्कुराते हुए बिल्डिंग के अंदर बढ़ने लगते हैं। गेट के अंदर घुसते ही सबसे पहले उनकी नजर स्कूल के 2 गार्ड्स पर पड़ती है। थोड़े और अंदर तक पहुंचते ही तीनों की नजर स्कूल के नाम पर पड़ती है, जो कि बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था, जिसे देख कशिश एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने गालों पर हाथ रखते हुए बोली, हाय, कितना अमेजिंग फील हो रहा है यार। फाइनली हम तीनों का एक ही स्कूल में एडमिशन हो ही गया। अब हम अपनी +2 भी साथ में ही कंप्लीट करेंगे, कितना मजा आएगा। यह कहकर थोड़ा और मुस्कुराने लगी। तभी आयुष उसके सिर पर अपने हाथ हल्की सी थपकी मारते हुए कहता है, ओ मैडम, अगर आप यही खड़े खड़े मुस्कुराती रही ना, तो हम फर्स्ट डे ही क्लास में लेट पहुंचेंगे और फिर हमें पनिशमेंट मिलने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये ब्राइट आई इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते कहते आयुष को हल्का गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे फर्स्ट डे कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए था। तभी उससे शांत करते हुए कशिश बोली, ओके, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम अब पहले अपनी क्लास ढूंढेंगे। ओके, इन दोनों को देख। अमिसा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और कशिश की बात से सहमत होते हुए बोली, ओके मैडम। आयुष ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोला, अब चले। ये सुनते ही कशिश ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। फिर अपना एक हाथ आयुष के हाथ में डाला, दूसरा हाथ अमिसा के हाथ में, और फिर दोनों के साथ स्कूल के अंदर बढ़ने लगी। ब्राइट आई इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली के सबसे मशहूर स्कूलों में से एक। इसकी बिल्डिंग, ग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिल्कुल मॉडर्न और एडवांस है। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के खेल खेलने के लिए सुविधाएं मौजूद है तथा यहाँ पर सभी बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके फिजिकल डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इसलिए यहाँ तकरीबन हर महीने एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन होता है, जिसमें सभी बच्चे अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स के कंपटीशन में भाग लेते हैं और अपनी स्पोर्ट्स स्किल्स को और डेवलप करते हैं। इस स्कूल की फीस भी इसके हाई स्टैंडर्ड होने के कारण बहुत महंगी है। इसी कारण यहाँ सिर्फ 2 ही टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, पहले जो बहुत ही रिच फैमिली से हो, या दूसरे वो जिन स्टूडेंट्स के पास स्पेशल मेरिट हो। अमिसा ने यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम टॉप किया था, इसीलिए उसे 2 साल की फुल स्कॉलरशिप मिली। वहीं कशिश को उसके एक अच्छे पेंटर होने के कारण उसके पास कई स्टेट और नेशनल अवार्ड भी है, इसीलिए उसे भी 50 स्कॉलरशिप मिली। और आयुष ने भी कई बास्केटबॉल के स्टेट और नेशनल लेवल के मैचेस जीते हैं, इसीलिए उससे भी 50 स्कॉलरशिप मिली। इन तीनों में बस अमिसा ही ऐसी थी जिसे 100 स्कॉलरशिप मिली थी।
इस स्कूल के टीचर्स तथा यहाँ का डिसिप्लिन दिल्ली की बाकी सभी स्कूल से बेहतर है। ब्राइट आई इंटरनेशनल स्कूल अपने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और बेस्ट रिजल्ट्स की वजह से जाना जाता है। अमिसा, कसिस और आयुष थोड़ा आगे चलते ही स्कूल के मेन कॉरिडोर की एंट्रेंस पर पहुंच गए। एंट्रेंस के दोनों साइड नोटिस बोर्ड लगाए हुए थे, जिस पर सभी बच्चों की सहूलियत के लिए सभी क्लासेस के रूम नंबर और फ्लोर लिखे हुए थे। वहां पहुंचते ही कसिस ने दोनों के हाथों को छोड़ा और दोनों से कहा, तुम दोनों यही रुको, मैं हमारी क्लासेस का फ्लोर और रूम नंबर चेक कर आती हूँ। यह सुनते ही दोनों ने कसिस की बात से अग्री होते हुए कहा, हाँ ओके। यह सुनते ही वो फट से नोटिस बोर्ड के पास जाकर 11 स्टैंडर्ड की क्लासेस और सेक्शन देखने लगी। तब आयुष और अमिसा उससे देख दूर से मुस्कुराने लगे, क्योंकि ऐसे करते हुए कसिस किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत क्यूट लग रही थी। अमिसा ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया था, वहीं आयुष और कसिस ने आर्ट्स, जहां यह तीनों अपनी क्लास ढूंढने में बिजी थे। वहीं अविनाश प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठा था। अविनाश के पापा धनराज ओबेरॉय इस स्कूल के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं, इसीलिए क्लास में जाने से पहले प्रिंसिपल सर अविनाश से एक बार मिलना चाहते थे। प्रिंसिपल सर का ऑफिस बिल्कुल वेल फर्निश्ड था। सेंटर में एक बड़ी सी टेबल, साइड में एक बड़ा सा बुक शेल्फ जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। प्रिंसिपल सर की चेयर के पीछे वाली दीवार पर एक बहुत महंगी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसकी कीमत कम से कम 15 लाख रुपए की थी। अविनाश प्रिंसिपल सर के सामने रखी 2 चेयर्स में से लेफ्ट साइड वाली चेयर पर बहुत ही आराम से बैठा था, जैसे अपने घर में ही बैठा हो। पहले प्रिंसिपल सर थोड़ा मुस्कुराए और फिर अविनाश से बोले, अविनाश, तुम तो जानते ही हो ही, ब्राइट आई इंटरनेशनल स्कूल के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। भले ही तुम इस स्कूल के सबसे बड़े ट्रस्टी के बेटे हो, फिर भी रूल्स सबके लिए बराबर है। वैसे मैंने सुना आज तुम स्कूल आने से पहले किसी एक्सीडेंट में फंस गए थे, किसी को कोई चोट तो नहीं आई? ये कहकर प्रिंसिपल सर अविनाश के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि तभी अविनाश की नजर फोन से हटकर सर पर जाती है, तो वो समझ जाता है कि सर उसके जवाब का ही इंतजार कर रहे हैं। अविनाश सर को जवाब देते हुए कहता है, हाँ सब ठीक है, किसी को कोई चोट नहीं आई। यह सुन प्रिंसिपल सर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर आनंद भट्ट, ब्राइट आई इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल, इस स्कूल को टॉप पोजीशन में लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर आनंद भट्ट इस स्कूल के प्रिंसिपल होने के साथ साथ अविनाश के पापा धनराज ओबेरॉय के बचपन के दोस्त हैं। आनंद बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, बावजूद इसके आज उन्होंने अपने दम पर इतना नाम और इज्जत कमाई है। धनराज ओबेरॉय के कुछ चुनिंदा भरोसेमंद दोस्तों में से एक है डॉक्टर आनंद भट्ट। आनंद ने अविनाश को बचपन से इतना बड़े होते हुए देखा है, वो जानते हैं कि अविनाश बाहर से कितना भी कठोर बनता हो, पर मन से उतना कठोर नहीं है। अविनाश का जवाब सुनने के बाद प्रिंसिपल सर ने उसे जाने का इशारा करते हुए बोला, अब तुम क्लास में जाओ, नहीं तो लेट आए जाओगे। और हाँ, एक और बात का ध्यान रहे, यहाँ मैं तुम्हारा आनंद अंकल नहीं बल्कि तुम्हारा प्रिंसिपल सर हूँ। और एक और बात, इस स्कूल में सभी बच्चे एक बराबर है, ना कोई बड़ा न कोई छोटा है। आनंद की यह बात सुन अविनाश ने उनकी बात मानते हुए थोड़ी व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, सर अब आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपनी क्लास में जा सकता हूँ? इसका जवाब देते हुए आनंद जी ने अविनाश से कहा, हाँ जाओ, तुम्हारी क्लास 3 फ्लोर पर है, 11A। यह सुन अविनाश ने फिर से उसी टोन में कहा, ओके सर, थैंक यू। यह कहकर वो जा ही रहा था कि प्रिंसिपल सर ने उसे रोकते हुए कहा, मत भूलना यहाँ मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, अंकल नहीं। और एक और बात, तुम ऐसे कैजुअली मेरे ऑफिस भी नहीं आ सकते, समझ गए? अविनाश ने बिना मुड़े ही प्रिंसिपल सर को जवाब देते हुए कहा, गॉट इट सर। यह कहकर वह ऑफिस से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अमिसा, आयुष और कसिस को बी अपने सेक्शन पाता चल गए थे। आयुष सेक्शन डी, अमिसा को सेक्शन ए और कसिस को सेक्शन सी मिला था। अमिसा का कॉमर्स था, जबकि कसिस और आयुष का सब्जेक्ट आर्ट्स था। सेक्शन अलग अलग होने के बाद बी फ्लोर एक ही था। इस बात से तीनों बहुत खुश थे। तभी अमिसा की नजर घड़ी पर पड़ती है।
और वो थोड़ा तेज आवाज में घबराए हुए बोलती है, ओह शिट, 8 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, हमें फटाफट क्लास में पहुंचना चाहिए, चलो। यह सुनते ही दोनों भी थोड़ा घबरा गए और तीनों फटाफट सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। जैसे तैसे करके वह 8 बजते ही तीनों अपनी क्लास में पहुंच चुके थे। अभी तक किसी भी क्लास में टीचर्स नहीं पहुंचे थे। क्लास में पहुंचने का लास्ट टाइम 8:05 का है, जिससे पहले सभी स्टूडेंट्स को क्लास में पहुंचना कंपलसरी है, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। सभी क्लासेस में लगभग सभी स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे। अमिसा की नजर क्लासरूम के गेट की तरफ ही थी। वो अपनी क्लास टीचर का ही वेट कर रही थी। अमिसा बहुत एक्साइटेड थी अपनी नई क्लास टीचर से मिलने के लिए। अमिसा यह सब सोच ही रही थी, उससे क्लास के गेट पर किसी की छाया दिखाई देती है, जैसे कोई क्लास में एंटर होने ही वाला है। और जैसे ही वह इंसान क्लास में एंटर होता है, अमिसा के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत ही सवालिया अंदाज में खुद से ही बोलती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन है वो जिसकी क्लास में आने से अमिसा इतनी शॉक हो गई? चैप्टर 3। उस इंसान के क्लास में एंटर होते ही सभी बच्चे आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। अरे, ये तो अविनाश ओबेरॉय है, ये यहाँ? क्या अविनाश भी हमारा क्लासमेट है? कुछ लड़कियां अविनाश की तारीफें करते हुए बोली, वाओ यार, ये कितना हैंडसम है, अगर ये हमारा क्लासमेट हुआ तो मजा ही आ जाएगा। यह कहकर वह सभी हंसने लगी। इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए अविनाश का ध्यान क्लास में लेफ्ट रो में 3rd बेंच पर बैठी अमिसा पर गया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। और तभी वह मन में सोचता है, ओह वाओ, तो हम क्लासमेट है। मिस अमिसा त्रिपाठी, अब तो बहुत मजा आएगा, ये दोनों साल बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाले हैं। अविनाश ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी क्लास में क्लास टीचर एंटर करती है। मिसेस अनुश्री बजाज क्लासरूम में एंटर करती है तो सभी बच्चे उन्हें विश करते हैं एक ही आवाज में, गुड मॉर्निंग मैम डॉक्टर अनुश्री बजाज। उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट में PhD करी है। ये इंडिया में बेस्ट हिंदी टीचर होने का अवार्ड भी 2 बार जीत चुकी हैं। अनुश्री बजाज एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पर उसूलों वाली टीचर हैं। उनकी उम्र कुछ 46 ईयर्स की है, हाइट 5.6 फीट, रंग सवाला सा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अनुश्री मैम क्लास को रिप्लाई करते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग क्लास। ये कहते हुए उनके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए पूरी क्लास से कहती हैं, सो लिसन स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ अनुश्री बजाज, आपकी क्लास टीचर और आपकी हिंदी टीचर भी। आज आप सभी का पहला दिन है, तो मैं आप सभी का ब्राइट आई इंटरनेशनल स्कूल में स्वागत करती हूँ। और मैं सभी को यह भी बता देना चाहती हूँ कि यहाँ के रूल्स सबके लिए सेम है, चाहे वो कोई ट्रस्टी का बच्चा हो या कोई मेरिट होल्डर। और एक और चीज, यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट मैं डिसाइड करूंगी और मेरे बताए क्लासमेट के साथ ही आपको डेस्क शेयर करनी होगी। आने वाले 3 महीनों के लिए एम आई क्लियर टू ऑल? अनुश्री जी की इस बात का जवाब देते हुए सभी बच्चे यस मैम कहते हैं। तभी इन सब के बीच एक आवाज अलग निकलती है, पर मैं तो अपनी पसंद की सीट और पसंद के डेस्कमेट के साथ ही बैठूंगी, और वो है अविनाश। आलिया ने बहुत घमंड के साथ बोला। यह थी आलिया कपूर, कपूर एंटरप्राइजेस के मालिक मिस्टर राम कपूर की इकलौती संतान। आलिया दिखने में बहुत सुंदर, गोरा रंग, पतला शरीर, हाइट 5.3 फीट और बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की थी जो खुद से ऊपर किसी को नहीं समझती थी। वो हमेशा से ही अविनाश के पास आना चाहती थी और अपना बनना चाहती थी, पर अविनाश ने कभी भी उसे आंख भर कर देखा भी नहीं, क्योंकि उसे आलिया में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। आलिया की यह बात सुनकर अनुश्री जी को बहुत गुस्सा आया और वह उससे जवाब देते हुए कहती हैं, मिस आलिया कपूर, यह आपका घर नहीं है जो यहाँ आप अपनी मर्जी चला सकती हैं। यहाँ वही होगा जो स्कूल ने डिसाइड किया है, और अगर आपको उससे कोई दिक्कत है तो आप अपना एडमिशन किसी और स्कूल में करवा सकती हैं। यह सुनकर आलिया के फेस पर गुस्सा आ गया और वो अनुश्री जी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अविनाश बीच में बोल पड़ता है, और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा? फिर अविनाश अनुश्री जी की ओर मुड़ते हुए बोलता है, मैम आप जो भी डिसाइड करेंगी हमें वो मंजूर होगा।
अविनाश की यह बातें सुनकर क्लास में मौजूद अमिसा बहुत शॉक हुई, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जिसे वो इतना बुरा समझती है वो कभी सही का साथ भी देगा। यह सुन अनुश्री जी अविनाश को एक हल्की सी मुस्कान देते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनुश्री जी सभी बच्चों के नाम, उनके डेस्कमेट और कौन सी सीट पर उन्हें बैठना है, यह सब अनाउंस करने लगती हैं। अनुश्री जी, सनाया एंड आदिल सिट ऑन फर्स्ट बेंच लेफ्ट साइड। यह सुन वह दोनों स्टूडेंट्स अपनी अलॉटेड सीट्स पर जाकर बैठ जाते हैं। अनुश्री जी फिर आगे बोलती हैं, नेक्स्ट इज सिद्धार्थ एंड आलिया, सिट ऑन फर्स्ट बेंच राइट साइड। अनुश्री जी की यह बात सुनकर आलिया मुंह बनाते हुए और मन मार कर सिद्धार्थ के साथ बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ देर चलता रहता है। अनुश्री जी स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करती जाती हैं और स्टूडेंट्स वहां जाकर अपनी सीट्स पर बैठने लगते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स कम हो रहे थे वैसे वैसे अमिसा को डर लग रहा था कि कहीं उसको उस बदतमीज के साथ ना बैठना पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका क्लास में चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा। अमिसा ये सब सोच ही रही थी कि एकदम से अपना नाम अनुश्री जी के मुंह से सुनती है। नेक्स्ट इज अविनाश एंड अमिसा, मिडिल रो, थर्ड बेंच। ये सुनते ही अमिसा के तो जैसे पैरों तले जमीन है, खिसक जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि अब क्या करे, उससे अपनी सीट की ओर ना जाता। देख अनुश्री जी उससे कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, क्या हुआ अमिसा, तुम अपनी सीट पर क्यों नहीं जा रही? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अनुश्री की यह बात सुनकर अमिसा झट से उससे जवाब देती है, नहीं नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस जा ही रही थी अपनी सीट पर। यह कहते ही अमिसा अपनी सीट की ओर बढ़ जाती है जहां अविनाश ऑलरेडी बैठा हुआ था। वहां जाते हुए अमिसा मन में सोचती है, हो गया कल्याण, अब कैसे कटेंगे ये 3 महीने एक ही क्लास और एक ही डेस्क पर इस बदतमीज के साथ। यह सोचते हुए वो अजीब से मुंह बना रही होती है। अविनाश पहले ही बैठ चुका था। वह अमिसा को ऐसा मुंह बनाते देख, अपनी सीट की ओर आता देख मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और अपने मन में ही सोच रहा था, अब मजा आएगा मिस अमिसा त्रिपाठी, दिस इज गोना बी फन। ये सोचते हुए उसके मुंह पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस क्लास कोई और भी था अमिसा के अलावा जिसे यह अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह थी आलिया। आलिया को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी जगह अविनाश के पास कोई और बैठा है और यह गुस्सा उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। वहीं अमिसा अपनी सीट पर पहुंच जाती है और अविनाश के बगल में बैठ जाती है। जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते कैसे रहेंगे? एक ही क्लास और एक ही डेस्क पर जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 4। अमिसा अपनी सीट पर बैठ जाती जहां अविनाश पहले से ही बैठा हुआ होता है। अमिसा मन ही मन सोचती है कि पता नहीं अब आने वाले 3 महीने कैसे निकलेंगे, ये तो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। अमिसा ये सोच ही रही थी कि जितने में पीरियड ओवर होने की बेल बज जाती है। बेल बजने की आवाज आते ही अनुश्री जी सभी बच्चों से कहती हैं, ओके क्लास, अब नेक्स्ट टीचर के आने तक मेंटेन द डिकोरम ऑफ द क्लास। यह कहकर अनुश्री जी क्लास से बाहर चली जाती है। जैसे ही वह क्लास के बाहर जाती है, अमिसा खुद को अविनाश से बात करने से बचाने के लिए फटाफट से अपनी सीट से उठकर कहीं जाने लगती है। तभी अविनाश अमिसा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अमिसा को समझ ही नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुए। वो अविनाश को सवालिया नजरों से देखती है। तभी अविनाश अमिसा से बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कब तक भाग पाओगी? हाँ बोलो। यह सुनकर अमिसा उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या तुमसे डरती हूँ? जो बगूंगी वो तो मुझे वॉशरूम जाना था इसीलिए जा रही थी, बाकी मैं तुमसे कोई डरती वरती नहीं हूँ, समझे तुम? और फिर अमिसा अपना हाथ झटके से अविनाश के हाथ से छुड़ाते हुए बोलती हैं, और हाँ, आगे से मेरा हाथ कभी पकड़ने की कोशिश भी मत करना तुम। अमिसा की बात सुनकर अविनाश के चेहरे पर एक हल्की सी डेविलिश स्माइल आ जाती है और अमिसा की बात का जवाब देते हुए बोलता है, ओह मिस त्रिपाठी, तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए कि मैंने अविनाश ओबेरॉय ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम बेवजह है गुस्सा हो रही हो। यह कहकर कर अविनाश की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो जाती है।
उसकी बात का जवाब देते हुए अमिसा थोड़ा गुस्से में उससे बोलती है, लिसन, तुम होगे अविनाश ओबेरॉय, होगे किसी अमीर खानदान के शहजादे जो खुद को सबसे सुपीरियर समझता है, पर ऐसा नहीं है मेरे लिए। तुम सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, बस, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं समझे। जब अमिसा यह सब अविनाश से गुस्से में यह सब कह रही थी, तब गुस्से के कारण उसकी नाक हल्की लाला हाय जाती है और ऐसे गुस्सा करते हुए उसका फेस बहुत क्यूट लग रहा था, जिसे देख अविनाश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अविनाश बस उसे देखे जा रहा था, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तभी अमिसा उसको बोलती, अब कुछ बोलो भी, मैं तुम पर यहां गुस्सा कर रही हूं और तुम हो कि हंस रहे हो। इसका जवाब देते हुए अविनाश अमिसा की ओर डेविलिश मुस्कान के साथ देखते हुए कहता है, मिस अमिसा त्रिपाठी, ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं या कोई स्पेशल। ये कहते हुए उसकी मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो जाती है और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, एंड एक और बात, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट 10 months, इट्स गोना बी फन। यह कहकर अविनाश एक बड़ी सी डेविलिश स्माइल अमिसा को देखते हुए करता है। अमिसा उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां आलिया आ जाती है, जो इतनी देर से उन दोनों को बातें करते हुए देखकर जलबुन रही थी, क्योंकि वह अविनाश को बहुत पहले से जानती थी और उसने अविनाश को कभी किसी लड़की से इतनी देर बात करते नहीं देखा था। और अमिसा का तो उसने हाथ भी पकड़ा। आलिया से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो वहां आ गई और इससे पहले अमिसा अविनाश से कुछ कह पाती, आलिया, अविनाश जो अमिसा की ओर मुंह कर बैठा था, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत ही फेक स्वीट टोन में बोलती हैं, ओ माय डियर रवि, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ तुम भी इस 2 कौड़ी की बहन जी के पास नहीं बैठना चाहते थे, बट मिसेस बजाज की वजह से तुम्हें बैठना पड़ा। बट डू नॉट वरी, हम अभी प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें कह देते हैं कि तुम्हें इस बहन जी के पास नहीं बैठना। आई नो, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, आखिर तुम अविनाश ओबेरॉय हो। चलो हम अभी चलते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस। यह सब सुनकर अमिसा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे आलिया उसकी इंसल्ट कर रही है। उसका खून खोलने लगता है। अमिसा आलिया को कुछ कहने को होती है कि तभी वह देखती है कि आलिया अविनाश का हाथ पकड़ उसे प्रिंसिपल के पास ले जाने को होती है कि तभी अविनाश जोर से उसका हाथ झटक देता है और बहुत ही गुस्से में उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी नजरों में इतना गुस्सा देखकर आलिया बहुत डर जाती है और एक कदम पीछे हो जाती है और डरते हुए, हकलाते हुए अविनाश से कहती है, क्या हुआ? अभी तुम ऐसे गुस्से में क्यों हो? तभी अविनाश को और गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही बारी और गुस्से में बड़ी आवाज में बोलता है, हाउ डेयर यू, हाँ, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे लिए मैं सिर्फ अविनाश हूँ। स्टॉप कॉलिंग मी एवी। अभी मुझे सिर्फ कुछ खास लोग ही बुलाते हैं और तुम उनमें से नहीं हो, तो अपनी लिमिट्स मत भूलो, समझी तुम? और रही बात मेरी डेस्क मेट की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इंसल्ट करने की? और यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं अमिसा के साथ किसी मजबूरी में बैठा हूं। यू गेट दैट? और आई होप तुमने उसका नाम सुन लिया होगा। इट्स अमिसा त्रिपाठी, समझी तुम? और याद रहे, अविनाश ओबेरॉय सिर्फ एक बार ही वार्निंग देता है। आलिया अविनाश की बातों से इतना डर गई थी, उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से अपनी सीट की तरफ चली गई। पर इतना सब होने के बाद आलिया अमिसा से और नफरत करने लगती है और अपने मन में सोचती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं अमिसा, तुम बस देखती जाओ। वहीं दूसरी ओर अमिसा यह सब सुनकर बहुत शॉक्ड थी कि अविनाश ने उसके लिए स्टैंड लिया। शायद वो उतना बुरा भी नहीं जितना मुझे लगता है, यह अमिसा अपने मन में सोचती है। तभी उसे इस तरह शॉक में देखकर अविनाश अपनी सीट पर बैठते हुए बड़े ही कैजुअल अंदाज में बोलता है, ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुम मेरी डेस्क मेट हो और उस वजह से तुम्हारा स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है। कोई भी ऐसे ही तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। यह कहकर वह अमिसा की ओर मुड़ता है और जरा सा मुस्कुराता है। तभी अमिसा अपने मन में जो पहले ख्याल आ रहे थे कि वह शायद एक अच्छा इंसान हो, उन सभी अच्छे ख्यालों को खारिज करते हुए सोचती है
मैंने सोचा बी कैसे कि यह बदतमीज इंसान कभी अच्छा भी हो सकता है। वह यह सब सोच ही रही थी कि क्लास में सेकंड पीरियड के टीचर आ जाते हैं। सब उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं एक साथ और फिर सब अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या मोड़ लेगी अविनाश और अमीषा की कहानी जानने के लिए बने रहिए। चैप्टर 5। अब जो टीचर क्लास में एंटर हुए थे वो थे मैथ्स टीचर मिस्टर अनिरुद्ध भट्टाचार्य, अनिरुद्ध बाताचार्य। मैथ्स के बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस टीचर। उनकी उम्र 55, हाइट 6 फीट, रंग हल्का 16 और आंखों पे एक मोटी फ्रेम का चश्मा था। सर ने सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम योर मैथ्स टीचर अनिरुद्ध भट्टाचार्य। यह कहते हुए वह सभी बच्चों को देख हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वहीं दूसरी ओर कशिश का अपनी क्लास में जैसे मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ किसी को जानती नहीं थी और इस स्कूल का माहौल उसकी पिछली स्कूल से काफी अलग था। अमीषा की क्लास की तरह यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट इनकी क्लास टीचर मिसेस नेहा बोस ने किया। नेहा बोस जियोग्राफी टीचर, हाइट 5.4, एज 39, रंग गोरा और नेहा मॉम ब्राइट आई इंटरनेशनल स्कूल की वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश टीचर हैं। और नेहा जी ने जिसके साथ कशिश की सीटिंग अरेंजमेंट की थी वो था समर्थ्य राठौर। समर्थ्य राठौर राठौर एंटरप्राइज के मालिक संजीव राठौर का इकलौता बेटा। देखने में बहुत स्मार्ट, गोरा रंग, 6 फीट हाइट और चौड़ा शरीर था। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस होने के बावजूद भी उसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे की तो बस 2 ही शौक थे, पहला पेंटिंग करना और दूसरा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। सामर्थ्य पर बहुत सी लड़कियां फिदा थीं, क्योंकि वो गुड लुकिंग होने के साथ साथ बहुत चार्मिंग भी था, जिस कारण उसकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग जाते हैं। कशिश और सामर्थ्य जब से डेस्क मेट बने थे तब से एक दूसरे से ढंग से हाई हेलो भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि सामर्थ्य को लड़कियां अकेला ही नहीं छोड़ रही थी और जब कोई लड़की उसके पास नहीं होती तब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती। सुबह से यही हो रहा था। पहले जब कशिश को पता चला कि वो सामर्थ्य के साथ बैठने वाली है तो वह बहुत एक्साइटेड हो गई। मन में सोचा, वाह कितना हैंडसम लड़का मेरा डेस्कमेट है, पता नहीं इसका नेचर कैसा होगा, क्या पता हम फ्यूचर में फ्रेंड्स बन जाए। कशिश ये सब सोचकर एक्साइटेड हो रही थी, पर उसके सारे अरमानों पर तब पानी फिरा जब उसने देखा कि सामर्थ्य तो एक नंबर का फ्लर्ट और दिलफेंक इंसान है। तब से कशिश बस लंच होने का ही वेट कर रही थी, क्योंकि लंच ब्रेक में आयुष, कशिश और अमीषा साथ में ही कैंटीन में लंच करने वाले थे। करीब 20 मिनट बाद लंच ब्रेक हो जाता है। कैंटीन ब्राइट आई इंटरनेशनल की कैंटीन भी बहुत ही सुंदर और सारी फैसिलिटीज से भरपूर थी। यह कैंटीन के अलग से कोई चार्जेस नहीं थे, वो सब स्कूल फीस में इंक्लूड था। और जिनको स्कॉलरशिप मिली हो उनके लिए कैंटीन सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैंटीन में सबसे पहले आयुष पहुंचा था और वो अमीषा और कशिश का वेट कर रहा था। तभी उसकी नजर कशिश पर जाती है। वो कैंटीन में आते ही आयुष और अमीषा को ही ढूंढ रही थी। तभी आयुष कशिश को आवाज देते हुए अपना हाथ हिलाता है जिससे वो उसे देख पाए। हे कशिश, इधर। यह सुनते ही कशिश की नजर आयुष पर जाती है और वह उसके पास आकर बैठ जाती है और पूछती है, अम्मू नहीं आई अभी तक? वो उसे मना करने ही वाला था कि उसकी नजर अमीषा पर पड़ती है और वह बोलता है, वह देखो आ गई। यह सुनते ही कशिश भी उस ओर देखती है और फिर आयुष और कशिश साथ में अमीषा को आवाज देते हुए कहते हैं, अमीषा यहाँ। और यह सुनते ही अमीषा की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो झट से उनके पास आकर बैठ जाती है और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोलती हैं, हे। अमीषा को रिप्लाई करते हुए आयुष और कशिश भी उससे हेलो बोलते हैं। आयुष उन दोनों से बोलता है, यार बहुत भूख लग रही है, मैं पहले कुछ खाने को ले आता हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। ओके। दोनों हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और आयुष कैंटीन काउंटर पर कुछ लेने चला जाता है। तभी अमीषा को कशिश थोड़ी अपसेट देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए कशिश से पूछती हैं, क्या हुआ कशिश, तू कुछ अपसेट लग रही है, सब ठीक तो है? अमीषा का सवाल सुनते ही कशिश उसकी तरफ देखती है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती है, क्या बताऊं अम्मू, कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते।
अमिसा कसिस की बातों का मतलब समझ नहीं पाती है और उससे एक और सवाल करते हुए बोलती है, क्या मतलब कसिस? मैं कुछ समझी नहीं। फिर कसिस अमिसा को सामर्थ्य और क्लास की सारी बात बताती है। यह सुनकर अमिसा कसिस को हल्का सा डांटते हुए बोलती, तुझे मैंने पहले ही कहा था, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। इनकी लाइफ तेरी और मेरी तरह सिंपल नहीं बल्कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझी? ये सुन कसिस हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मैं तेरी बात समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। यह सुनते ही अमिसा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। थोड़ी ही देर में आयुष भी खाने के लिए 3 बर्गर, कुछ फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ले आता है। फिर वो सभी खाते खाते एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। फिर लंच ऐसे ही बातों में निकाल जाता है और लंच ओवर होते ही सब अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। छुट्टी होने से 5 मिनट पहले अमिसा अपना बैग पैक कर रही थी और अविनाश उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी अमिसा को ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत देर से उससे देख रहा हो। अमिसा जैसे ही अपने साइड में देखती है, वह देखती है अविनाश उसे काफी ध्यान से देख रहा है। तभी अमिसा झुंझलाते हुए अविनाश से बोलती है, क्या है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? हाँ बोलो। तभी अविनाश हंसते हुए अमिसा को जवाब देता है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी देखूं। अमिसा उससे और कोई जवाब देती उसे पहले ही बेल बज जाती है। सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर निकालने लगते हैं। तभी अमिसा भी अपना बैग अपने कंधों पे टांगते हुए, मुंह सिकोड़ते हुए अविनाश की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमसे तो बहस करना ही बेकार। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और बाद में अविनाश बी क्लास से बाहर चला जाता है। स्कूल गेट पर कसिस और आयुष अमिसा का ही वेट कर रहे होते हैं। उसके आते ही वो तीनों बस में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अविनाश भी अभी लैम्बोर्गिनी में बैठे घर को निकल जाता है। आज अविनाश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जिसे पहले उसके बॉडीगार्ड टीम, रंगा और ड्राइवर, इनमें से किसी ने नहीं देखा। सभी यही सोच रहे थे कि आज पता नहीं सर को क्या हो गया है, क्योंकि जनरली अविनाश कभी भी ऐसे स्माइल नहीं करता है। जैसे ही अविनाश की कार एक बहुत बड़े मैंशन, जिसके बाहर ओबेरॉय मैंशन लिखा था, उसमें एंटर करती है। ओबेरॉय मैंशन दिल्ली का सबसे महंगा बंगलो, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज थी, स्विमिंग पूल, थिएटर, जिम, स्पा और न जाने क्या क्या। ये मैंशन किसी महल से कम नहीं था। इस इतने बड़े मैंशन में रहने को बस 3 लोग रहते हैं, धनराज ओबेरॉय, उनकी वाइफ भाग्यश्री ओबेरॉय और उनका छोटा बेटा अविनाश ओबेरॉय। धनराज जी का बड़ा बेटा क्रिस ओबेरॉय में अपनी वाइफ स्वाति के साथ रहता है और वहां का बिजनेस संभालता है। ओबेरॉय मैंशन में करीब 50 सर्वेंट काम करते हैं, जो कि 24 एक साथ मैंशन में ही होते हैं। उनके रुकने के लिए अलग से एक सर्वेंट क्वार्टर्स भी है। अविनाश जैसे ही मैंशन में एंटर होता है, वैसे ही सभी सर्वेंट जो भी वहां मौजूद होते हैं अपना काम छोड़कर पहले झुककर अविनाश का वेलकम करते हैं। जैसे ही अविनाश थोड़ा और अदर हॉल तक पहुंचता है, वैसे ही उसकी नजर भाग्यश्री जी पर पड़ती है, जो अविनाश को आता देख अपने हाथ रखी मैगजीन, जिसे वह पढ़ रही थी, उसे सामने टेबल पर रखते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ अविनाश का वेलकम करती है और बोलती है, वेलकम होम डियर। पर जब वह अविनाश का रिप्लाई सुनती है तो सकते में रह जाती है। अविनाश उन्हें बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता, थैंक्स मॉम, मैं अभी चेंज करके नीचे आता हूँ। यह कहकर बिना भाग्यश्री जी का जवाब सुने वह सीधा ऊपर अपने कमरे की ओर चला जाता है। पर भाग्यश्री जी अभी भी वहीं शॉक में खड़ी थी और बुदबुदाते हुए बोलती हैं, क्या ये मेरा अवि था? इज दिस माई अविनाश? भाग्यश्री जी को इतना शॉक इसीलिए लगा क्योंकि आज तक कभी भी अविनाश ने उन्हें ऐसे इतना स्माइल के साथ कभी जवाब नहीं दिया था। वहीं अविनाश के सामने बार बार अमिसा का वह गुस्से वाला फेस आ रहा था, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। इसी वजह से अविनाश के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। अब देखना ये है कि अमिसा की वजह से अविनाश में और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, ओबेरॉय मैंशन। रात के 9:40 हो रहे थे। भाग्यश्री जी हॉल में किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार कभी अपने हाथ में पकड़ी मैगजीन को देखती तो कभी घड़ी को।
वो इस तरह इंतजार कर ही रही थी कि तभी उनको कानों में एक बहुत ही बोल्ड और स्वीट आवाज आती है, मिसेस ओबेरॉय। यह आवाज थी मिस्टर धनराज ओबेरॉय की, जो अभी अभी घर आए थे। जैसे ही उनकी नजर भाग्यश्री जी पर पड़ती है, जो उनका ही इंतजार कर रही थी, तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आवाज सुनते ही भाग्यश्री जी का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है और वो झट से उस ओर देखती है, तो अपने सामने धनराज जी को देख उनकी आंखों में जैसे चमक आ जाती है। तभी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए धनराज जी भाग्यश्री जी से कहते हैं, मिसेस ओबेरॉय, जब हम हर रोज आपको यूं हमारा इंतजार करते देखते हैं ना, तो सच में हमें आपसे और भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है आपसे। धनराज जी बड़ा प्यार से मुस्कुराते हुए यह कहते हैं। इसका जवाब देते हुए भाग्यश्री जी शर्माते और मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या आप भी कुछ भी कहते रहते हैं? भाग्यश्री जी इतना कहती ही है कि धनराज जी बीच में ही बोल पड़ते हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे मिसेस ओबेरॉय, बस सच बता रहे हैं आपको। यह कहकर वह थोड़ा और मुस्कुरा देते हैं। धनराज ओबेरॉय, ओबेरॉय ग्रुप के मालिक, वो एक पक्के बिजनेसमैन है। बिजनेस में कोई भी लापरवाही पसंद नहीं करते और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और कोल्ड किस्म के आदमी लगते हैं। पर उनकी यह कोल्डनेस सिर्फ बाहर वालों के लिए, अपनी वाइफ मिसेस भाग्यश्री ओबेरॉय के लिए वो दुनिया के सबसे स्वीट और रोमांटिक हस्बैंड है। धनराज जी और भाग्यश्री जी दोनों की लव मैरिज थी। जब धनराज जी ने भाग्यश्री जी से शादी करने का मन बनाया था, तब उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। ओबेरॉय ग्रुप की भी तब शुरुआत ही हुई थी। भाग्यश्री जी के पिताजी ने तो उस शादी से बिल्कुल इनकार ही कर दिया था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उस जमाने में मिडिल क्लास फैमिली में लव मैरिज होना बहुत बड़ी बात थी। पर धनराज जी कहाँ मानने वाले थे, वो आखिर शादी करके ही माने। और आज इनकी शादी को लगभग 30 साल हो गए, पर दोनों का प्यार अभी भी वैसे का वैसा ही है। तभी भाग्यश्री जी उन्हें जवाब देते हुए कहती है, अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, हमारे अवी के बारे में। भाग्यश्री जी हल्की सीरियस टोन में बोलती हैं। यह सुनकर धनराज जी एक लंबी सांस छोड़ते हुए हॉल में रखे काउच पर बैठते हुए बोलते हैं, मिसेस ओबेरॉय, कभी कभी हमें आपके बेटों से बहुत जलन होती। यह कहते हुए धनराज जी अपने हाथ बांध लेते हैं और भाग्यश्री जी से मुंह फेर लेते हैं, जैसे कोई बच्चा अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। यह देखकर भाग्यश्री जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो धनराज जी के पास बैठते हुए उनकी एक बाह पकड़ते हुए उनसे कहती हैं, अरे अब इसमें जलने वाली क्या बात है? भाग्यश्री जी इससे आगे कुछ कह पाती, उसे पहले ही धनराज जी उनकी तरफ देखते हैं और उनसे बोलते हैं, अब जले नहीं तो क्या, हमें सुबह से अब तो मौका मिला कि हम अपनी पत्नी से 2 पल प्यार भरी बातें कर सके, उसमें में भी आप अपने बेटों को ले आई। हमें बात ही नहीं करनी आपसे, छोड़िए हमारा हाथ। ये कहकर धनराज जी वापस अपना मुंह फेर लेते हैं और जो बाह भाग्यश्री जी ने पकड़ी हुई थी उसे छुड़ाने ही लगते हैं कि भाग्यश्री जी बड़े प्यार से धनराज जी से कहती हैं, अच्छा सॉरी ना, अब ऐसे नाराज ना होइए, मान जाइए ना प्लीज। इसका जवाब देते हुए बिना भाग्यश्री जी की ओर देखे धनराज जी कहते हैं, हम एक शर्त पर आपको माफ कर सकते हैं। भाग्यश्री जी उत्साह से पूछती हैं, क्या? जल्दी बताइए। धनराज जी फिर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर आप अभी हमें प्यार से मुस्कुराते हुए आई लव यू कहे तो हम आपको माफ कर देंगे। यह सुनते ही भाग्यश्री जी चौंक जाती है और धनराज जी से कहती है, क्या? तभी धनराज जी उनसे कहते हैं हल्के मजाकिया गुस्से में, क्या नहीं, हाँ अब यही हमारी शर्त है जिसे आपको पूरा करना है, बस हम नहीं जानते। यह सुनकर भाग्यश्री हार मानते हुए अपना सिर हिलती है और गहरी सांस छोड़ते हुए धनराज जी से कहती हैं, अच्छा ठीक है। यह सुनते ही धनराज जी की आंखें चमक जाती हैं और फिर वो इंतजार करने लगते हैं भाग्यश्री जी के बोलने का। तभी भाग्यश्री जी बोलती हैं शर्माते हुए, आई लव यू। यह सुनते ही धनराज जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने दिल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोलते हैं, हाय, आज भी हमारी धड़कनें रुक जाती हैं आपके मुंह से आई लव यू सुन के सच्ची। ये सुनकर भाग्यश्री जी थोड़ा मुस्कुरा देती हैं और उनसे कहने लगती, अब तो आप मेरी बात सुन लीजिए। भाग्यश्री जी रिक्वेस्ट करते हुए कहती हैं,
धनराज जी मुस्कुराते हुए भाग्यश्री का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं, बोलिए, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। यह सुनते ही भाग्यश्री जी की आंखें चमक जाती हैं और वो धनराज जी को जो भी दिन में हुआ वो सब बता देती हैं। सब सुनने के बाद धनराज जी भाग्यश्री जी से कहते हैं, जैसा आप कह रही हैं, हमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हमने तो बड़े से बड़े बिजनेस डील क्रैक करने पर भी अविनाश को मुस्कुराते नहीं देखा। फिर थोड़ा रुककर धनराज जी आगे बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम पता लगाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। यह कहते ही धनराज जी अपनी जेब से अपना फोन निकलते हैं और किसी को फोन करते हैं। आखिर धनराज जी किसे फोन कर रहे हैं? क्या उन्हें पता चल पाएगा? उनके बेटे की मुस्कान के पीछे का कारण जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 7। फोन रिसीव होते ही दूसरी ओर से रंगा की आवाज आती है, जी सर। रंगा के फोन उठाते ही धनराज जी थोड़ी कठोर और रोबीली आवाज में बोलते हैं, आप फौरन अभी हमसे हमारी स्टडी रूम में आकर मिलिए रंगा, जो कि अभी फोन आते वक्त मेंशन के बाहर सिक्योरिटी को डबल चेक कर रहा था। धनराज जी का ऑर्डर सुनते ही उनकी बात को ओबे करते हुए कहता है, ओके सर। ये सुनते ही धनराज जी फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही धनराज जी भाग्यश्री जी की ओर मुड़ते हैं और उनसे कहते हैं, आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। यह कहकर धनराज जी अपनी स्टडी रूम की ओर जा ही रहे थे कि भाग्यश्री जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मैं यहाँ अकेले सस्पेंस में नहीं रहना चाहती। यह कहते वक्त भाग्यश्री जी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए धनराज जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। उनकी इस बात का जवाब देते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए धनराज जी भाग्यश्री जी से कहते हैं, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, चलिए। धनराज जी का यह जवाब सुन भाग्यश्री जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए धनराज जी से बोली, चलिए स्टडी रूम। ओबेरॉय मैंशन का स्टडी रूम बहुत ही लग्जूरियस और सुंदर था। वहाँ कई टाइप की ढेरों किताबें मौजूद थीं। इस स्टडी रूम में लेफ्ट साइड एक बड़ा ही सुंदर और कंफर्टेबल ब्लैक कलर का काउच मौजूद था। रूम के सेंटर में एक बड़ी सी टेबल थी, जिसमें साथ एक बड़ी कंफर्टेबल चेयर थी और उसी के ऑपोजिट सामने की तरफ 2 छोटी चेयर्स थी। पूरे रूम का डेकोर काफी अच्छा था। स्टडी रूम में धनराज जी अपनी चेयर पर बैठे थे। वो ऐसे बैठे हुए किसी राजा से कम नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री जी उन्हीं के सामने रखी 2 चेयर में से लेफ्ट साइड वाली चेयर पर बैठी हुई थीं। दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही थी, वो बस रंगा का ही इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट बाद गेट पर नॉक होने की आवाज आती है। उसे सुनते ही धनराज जी रोबीली आवाज में कहते हैं, कम इन। धनराज जी की आवाज सुनते ही रंगा गेट खोलकर स्टडी रूम में आ जाता है और ठीक धनराज जी के बगल में अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। रंगा, हमने तुम्हें यहाँ तुमसे कुछ पूछने के लिए बुलाया है और बेहतर होगा कि तुम भी हमें बिना कुछ छुपाए सब कुछ सच सच बताओ। धनराज जी रंगा से बहुत ही सीरियस टोन में बोलते हैं। यह सुनते ही रंगा फट से धनराज जी को जवाब देते हुए बोलता है, जी सर, पूछिए। धनराज जी फिर से उसी सीरियस टोन में रंगा से कहते हैं, रंगा, आज जब तुम अविनाश के साथ सुबह उसके स्कूल गए थे, तब वहां जाते वक्त या आते वक्त कुछ भी अनयूजुअल हुआ था अविनाश के साथ, या कुछ भी ऐसा जो एबनॉर्मल हो? इसका जवाब देते हुए रंगा धनराज से कहता है, जी सर, वो एक्चुअली आज स्कूल जाते वक्त हमारा एक छोटा एक्सीडेंट। रंगा इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही भाग्यश्री जी अपनी चेयर से उठते हुए शॉक के साथ बोलती है, क्या हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और आप हमें अब बता रहे हैं? पर जब वो घर आया तब तो कोई चोट नहीं दिखी मुझे। ओह, शायद कोई अंदरूनी चोट आई होगी, तभी वो ऐसे बिहेव कर रहा था। यह कहने के बाद भाग्यश्री जी धनराज जी के पास जाती है और उनकी बाह पकड़ते हुए उनसे कहती हैं, देखिए, आप न जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को बुलवाइए हमारे बेटे के लिए। भाग्यश्री जी को शांत कराते हुए धनराज जी बोलते हैं, शांत हो जाइए, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए रंगा की। भाग्यश्री जी यह सुनते ही उनकी बात काटते हुए बोलती हैं, क्या शांत रहे हम? आपने सुना नहीं रंगा ने क्या कहा? हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और आप हमें शांत रहने को कह रहे हैं? भाग्यश्री जी बहुत परेशान होती हुए बोली। इस पर धनराज जी कुछ कहते,
उससे पहले ही रंगा भाग्यश्री जी से कहता है, मैम आप शांत हो जाइए। एक्सीडेंट सर की कार का नहीं बल्कि उनके पीछे चल रही कार का हुआ, जिसमें गार्ड्स थे, और वो भी कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था। किसी को कोई चोट नहीं आई और कार पर भी एक छोटा डेंट ही आया, और सच कहे तो वो हमारी गाड़ियां ही एकदम से उस बस के आगे आ गई थीं। अगर वो बस ड्राइवर एकदम से गाड़ी मोड़ता तो उसकी बस पलट भी सकती थी और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, मगर हुआ नहीं। पर रंगा ने इतना ही कहा था कि भाग्यश्री जी ने फिर उसकी बात काटते हुए धनराज जी की ओर देखते हुए कहा, पर आप अपने बेटे को तो जानते ही हैं, बहुत बुरी तरह मारा होगा। इन सब बॉडीगार्ड्स ने उस ड्राइवर को उसके कहने पर, और क्या पता वो शायद हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में हो। धनराज जी भाग्यश्री जी को रोकते हुए कहते हैं, अरे मिसेस ओबेरॉय, एक बार पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर कुछ कहिएगा। फिर रंगा की ओर देखते हुए उससे कहते हैं, तुम बोलो रंगा। रंगा अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी सर, वो हुआ तो कुछ ऐसा ही था, हम सब उस ड्राइवर को मार ही रहे थे कि। यह कहकर रंगा थोड़ा रुकता है और उसकी बातें सुनते वक्त भाग्यश्री जी और धनराज जी दोनों ही सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। तभी अपनी बात आगे बढ़ते हुए रंगा कहता है, हम उस ड्राइवर को मार ही रहे थे कि तभी उस बस से एक लड़की उतर कर आती है और हमसे बिना डरे उस ड्राइवर को बचाने आ जाती है। हमारी उस लड़की से बहस चल ही रही होती है कि सर अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद सर हमें बोलते हैं कि वो अपना टाइम ऐसे मिडिल क्लास लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और हमें चलने के लिए कहते हैं। तभी वो लड़की उन्हें उस ड्राइवर को सॉरी बोलने के लिए कहती है। तभी सर उस लड़की की काफी बेइज्जती करते हैं और उसके हाथ में एक नोटों की गड्डी रख देते हैं, और जैसे ही वह वापस जाने लगते हैं तभी वो नोट जो सर ने उस लड़की को दिए थे वो वहीं हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। वो मुड़कर देखते हैं तो उस लड़की ने सर के दिए पैसों को फेंक दिया था हवा में, और फिर वो सर की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहती है कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और वहां से उस ड्राइवर को लेकर जाने लगती है। हम सब उसे रोकने के लिए बढ़ ही रहे थे कि सर ने हमें रोक दिया और फिर अपनी कार में जाकर बैठ गए, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि रंगा इतना बोलकर रुक गया। तभी उसे ऐसे चुप देख भाग्यश्री जी ने कहा, क्या कहा उसने, बोलो रंगा। भाग्यश्री जी थोड़ी एक्साइटमेंट और सवालिया भाव के साथ बोला, और धनराज जी भी सवालिया नजरों से बस रंगा के जवाब का ही इंतजार कर रहे थे। तभी रंगा भाग्यश्री जी की ओर देखते हुए थोड़ी धीमी आवाज में बोलता है, मैम, अविनाश सर ने मुझे उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को कहा, और फिर उन्होंने अपनी कार का मिरर अप किया और चले गए। रंगा ये सब एक ही सांस में बोल गया था। ये सुनते ही जैसे भाग्यश्री जी और धनराज जी को बहुत बड़ा शॉक लगा। दोनों साथ में बोले, थोड़ी तेज आवाज में बोले, क्या? धनराज जी ने रंगा ने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या कहा तुमने? अविनाश ने किसी लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा तुम्हें? जी सर, रंगा ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। भाग्यश्री जी अपने शॉक से बाहर आने की कोशिश करते हुए वापस जाकर उसी चेयर पर बैठ जाती हैं जहां वो पहले बैठी हुई थी, और फिर शॉक में ही बोलती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब सुनकर। तभी रंगा उन दोनों से हिचकिचाते हुए कहता है, सर, मैम, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, मैंने आज से पहले कभी भी किसी को ऐसे सर की आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए नहीं देखा। सच कहूं तो उस लड़की में एक अलग किस्म की सच्चाई और आत्मविश्वास था, और ताज्जुब की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सर ने उसे ऐसे ही जाने दिया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रंगा कहता है, सर, एक और बात जो आज से पहले कभी नहीं देखी मैंने, जो मुझे थोड़ी अजीब भी लगी। यह कहकर रंगा थोड़ा रुक गया। उससे कुछ न बोलता देख धनराज जी ने उससे कहा, कहो रंगा, क्या बात है, बेझिझक कहो। यह सुन रंगा में थोड़ी और हिम्मत जुटाकर कर धनराज जी से कहता है, सर, आज जब से अविनाश सर स्कूल से आए उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो स्माइल कर रहे थे, और यह चीज हमने ही नहीं बल्कि उनके ड्राइवर ने भी नोटिस की। हमने सर को बचपन से देखा है, पर इस तरह बेवजह स्माइल करते हुए पहली बार देखा। आज हमने अविनाश सर में वो चेंजेस देखे जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। धनराज जी ने रंगा की सारे बातें ध्यान से सुनी और उसे जाने का इशारा किया।
ये देखते ही रंगा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। धनराज जी अपने मन में कुछ सोचते हैं। उनके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कुरा आ जाती है। तभी भाग्यश्री जी उनसे पूछती हैं, क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? धनराज जी इसका कोई जवाब देते इसे पहले ही किसी ने स्टडी रूम के गेट पर नॉक किया। धनराज जी क्यों इस तरह मुस्कुरा रहे थे, क्या चल रहा है उनके दिमाग में और किसने किया है? डोर नॉक जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 8। धनराज जी कुछ कहने ही वाले थे कि गेट पर किसने नॉक किया। कम इन, धनराज जी ने बड़े ही नॉर्मल टोन में कहा। धनराज जी का जवाब सुनते ही डेरिक अंदर आ जाता है। डेरिक डिसूजा ओबरॉय मैंसन का हेड सर्वेंट था जो काफी टाइम से वहां काम कर रहा था। डेरिक मैंशन के बाकी सभी सर्वेंट्स को गाइड और मैनेज करता। डेरिक को घर के हर मेंबर की पसंद नापसंद का बहुत अच्छे से अंदाजा था। स्वभाव से वो थोड़ा कम बोलने वाला इंसान था, पर इस फैमिली के लिए वो हद से ज्यादा वफादार था। डेरिक की उम्र लगभग 45 वर्ष थी। हाइट कुछ 5.6 फीट, रंग हल्का सांवला था। डेरिक अंदर आते ही भाग्यश्री जी और धनराज जी को सिर झुकाकर ग्रीट करता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। वो डिनर लग गया है और अविनाश सर भी डिनिंग टेबल पर आप दोनों का वेट कर रहे हैं। धनराज जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और डेरिक से कहा, तुम चलो, हम अभी आ रहे हैं। धनराज जी का जवाब मिलते ही डेरिक ने फिर से अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा, ओके सर, और वहां से चला गया। डेरिक के वहां से जाते ही भाग्यश्री जी वहां से उठकर जाने को होती ही है कि धनराज जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, मिसेस ओबेरॉय, 1 मिनट, हमें आपसे कुछ कहना है। भाग्यश्री जी थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए धनराज जी से कहती हैं, जी कहिए ना। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना दूसरा हाथ भी भाग्यश्री जी के उस हाथ पर रखकर बोलते हैं, देखिए मिसेस ओबेरॉय, हमें पता है कि आपको बहुत इच्छा है ये जानने की अभी आपके बेटे के मन में क्या चल रहा है। आपको हर चीज जानने की बहुत एक्साइटमेंट भी है, ये हम अच्छे से जानते हैं। बट ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कुछ भी ना तो कहेंगे अभी को, ना ही कुछ पूछेंगे, ठीक है? धनराज जी ने बड़े ही प्यार से भाग्यश्री जी को समझते हुए कहा। भाग्यश्री जी ने किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम सा चेहरा बनाते हुए धनराज जी से कहती है, पर क्यों? हमें अपने बेटे से बातें करनी है, जानना है कि क्या चल रहा है उसके मन में, प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाग्यश्री जी ने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए बोला। धनराज जी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए फिर से बहुत प्यार से भाग्यश्री जी से कहा, मिसेस ओबेरॉय, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। और वैसे भी हमारा बेटा इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हम दोनों से करता है, और हमसे भी ज्यादा तो आपसे तो आप निश्चित रहिए, वो अपने मन की बात आपको जरूर बताएगा। भाग्यश्री जी किसी छोटे बच्चे की तरह जिसे मजबूरन बेमन के कोई काम करना पड़ रहा हो वैसे जवाब देती हैं, ओके, मैं नहीं करूंगी उससे आज के बारे में कोई भी बात। धनराज जी के चेहरे पर यह सुनकर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है और वह भाग्यश्री जी से कहते हैं, चलिए डिनर के लिए चलते हैं। यह सुन भाग्यश्री जी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ जाने के लिए स्टडी रूम से निकल जाते हैं। डाइनिंग एरिया ओबेरॉय मैंशन का डाइनिंग रूम किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। एक बड़ी सी लग्जूरियस टेबल जिस पर आराम से 10-12 लोग खाना खा सकते हैं। यहाँ मौजूद हर चीज इम्पोर्टेड थी, सभी क्रॉकरीज, टेबल सेट, सब कुछ। ओबेरॉय मैंशन में एक पूरी शेफ्स की टीम मौजूद थी जो सभी हाईली क्वालिफाइड और वर्ल्ड का हर टाइप का क्विजिन बनने में एक्सपर्ट। भाग्यश्री जी और धनराज जी दोनों डाइनिंग एरिया में आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। धनराज जी हेड चेयर पर, उनके राइट साइड में फर्स्ट चेयर पर भाग्यश्री जी बैठ गई। भाग्यश्री जी के ठीक सामने और धनराज जी के लेफ्ट साइड फर्स्ट चेयर पर अविनाश पहले ही बैठा हुआ था। अविनाश का पूरा ध्यान अभी उसके हाथ में पकड़ी बिजनेस मैगजीन में था जिसे वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। वो उसे पढ़ने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब भाग्यश्री जी और धनराज जी वहां आ गए। डाइनिंग एरिया में आते हुए एक सर्वेंट धनराज जी के सामने हाथ बंधे और सिर झुकाकर पूछा, सर क्या डिनर सर्व कर दे? धनराज जी उसे हाँ का इशारा कर देते हैं। सर्वेंट की आवाज सुनते ही
अविनाश का ध्यान मैगजीन से हटकर अपने पापा मम्मी पर जाता है। अविनाश उन दोनों को बड़े ही नॉर्मल टोन में ग्रीट करते हुए बोलता है, गुड इवनिंग मॉम, डैड, धनराज जी और भाग्यश्री जी उसको जवाब देते हुए लगभग एक साथ बोलते हैं, गुड इवनिंग बेटा। ग्रीट करने के बाद अविनाश का सारा ध्यान फिर से अपनी मैगजीन में चला जाता है। सभी इस बात को अच्छे से जानते थे कि अविनाश ज्यादा बात करने का शौकीन नहीं था, वो हमेशा लिमिटेड बात ही करता था। भाग्यश्री जी का बहुत मन हो रहा था कि वो अविनाश से उसके आज के दिन के बारे में पूछे, उनसे तो जैसे रहा ही जा रहा था। तभी वो धनराज जी की ओर एक छोटे बच्चे की तरह बड़ी मासूमियत के साथ देखती है, जैसे परमिशन मांग रही हो। धनराज जी उन्हें हल्के से अपना सिर हिलाते हुए ना का इशारा करते हैं और वो थोड़ी मायूस हो जाती हैं। भाग्यश्री जी थोड़े चुलबुले मिजाज की थी, उनके मन में बात ज्यादा देर रहती नहीं थी। अभी वो ही जानती थी उन्होंने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा था। अविनाश मैगजीन में ही देखते हुए बोलता है, डैड, हमारा जो मेहता ग्रुप के साथ मर्जर होने वाला है, मुझे लगता है हमें उसके बारे में एक और बार डिटेल में और सोच लेना चाहिए कि यह मर्जर हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। अविनाश ने जैसे ही अपनी बात खत्म करी, उसने धनराज जी की ओर देखा। धनराज जी अपना चेहरा हाँ में हिलाते हैं और कुछ सोचते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे भी यही लगता है, हमें इस डील को थोड़ा और एनालाइज कर लेना चाहिए। भाग्यश्री जी इन दोनों की बातें सुनकर मन में बोलती हैं, क्या बाप बेटे हैं, जब देखो तब बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं और ये मेरा अभी बिल्कुल बाप पे गया है। अरे कोई इसे बताओ, ये कोई उम्र है बिजनेस में इतना इन्वॉल्व होने की? मेरे तो कोई गुण ही नहीं आए हैं इसमें। हाँ, ये सोचकर भाग्यश्री जी अपना सिर हल्का सा झटक देती हैं। अगले दिन त्रिपाठी हाउस में अमीषा सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी और मिरर के सामने खड़े होकर तैयार होने के साथ साथ खुद को समझा भी रही थी। देख अमीषा, रिलैक्स होके, तुझे सिर्फ 3 महीने ही तो झेलना है उस बदतमीज इंसान को। फिर वह एक गहरी सांस छोड़ते हुए फिर बोलने लगती है, अब तुझे बस अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर फोकस करना है, तुझे उस बदतमीज पर कोई ध्यान ही नहीं देना है, ऐसे रहना है जैसे वो है ही नहीं। अमीषा ऐसे खुद को समझा ही रही थी कि नीचे से मेघा जी अमीषा को आवाज देती हैं, अरे अमीषा, कहाँ रह गई? बेटा जल्दी करो, तुम लेट हो जाओगी स्कूल के लिए। अमीषा ने मेघा जी को जवाब देते हुए कहा, जी माँ, बस अभी आई। अमीषा ने अपनी माँ को जवाब देते ही एक लंबी सांस ली और अपने आप को फिर से एक बार मिरर में देखा और खुद को आत्मविश्वास दिलाते हुए कहा, यस अमीषा, यू कैन डू इट। हाई पोनीटेल, व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लू चेक्स स्कर्ट में अमीषा बहुत प्यारी लग रही थी। अमीषा फटाफट नीचे आ जाती है और अपना नाश्ता करने बैठ जाती है ओबेरॉय मैंशन में। अविनाश ने अपना नाश्ता जैसे ही फिनिश किया, वह बाहर हॉल में आया। वहां धनराज जी और भाग्यश्री जी अपनी चाय पी रहे थे। भाग्यश्री जी के हाथ में मैगजीन और धनराज जी के हाथ में बिजनेस न्यूज़पेपर था। अविनाश जैसे ही हॉल में आता है, साइड काउच पे रखा उसका बैग लेता है, अपने मॉम और डैड की तरह देखते हुए बोलता है, ओके, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, बाय मॉम, बाय डैड। भाग्यश्री जी और धनराज जी दोनों ही मुस्कुराते हुए अविनाश को जवाब देते हैं, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, ब्राइट आई इंटरनेशनल, अविनाश's क्लासरूम। अविनाश आज पहले ही स्कूल पहुंच गया था और अपनी सीट पर आराम से बैठे हुए कुछ पढ़ रहा था। उसे बाकी किसी भी क्लास मेंबर से कोई मतलब नहीं था। गुड मॉर्निंग अविनाश पर अविनाश ने किसी को जवाब देना तो दूर, किसको एक आंख देखा तक नहीं। वैसे तो वहां पढ़ रहे लगभग सभी बच्चे बहुत ही अमीर घर से थे और काफी रिप्यूटेड फैमिली से थे, पर ओबेरॉय ग्रुप जितना बड़ा और कोई नहीं था और सब अविनाश की बिजनेस में काबिलियत से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसीलिए सब उससे बात करना चाहते थे, पर अविनाश को किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमीषा जैसे ही क्लास में एंटर होती है तो देखती है अविनाश पहले ही क्लास में होता है। अमीषा एक डीप ब्रेथ लेते हुए अपने मन में सोचती है, तुझे बस उसे इग्नोर करना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ओके अम्मू? अमीषा ने यह सोचा और अपनी सीट की तरफ चली गई।
अपनी सीट पर जाते ही अमीसा ने अपना बैग रखा और बैठने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, गुड मॉर्निंग। ये और कोई नहीं, अविनाश था, जिसका ध्यान अभी भी कुछ पढ़ने में ही था। उसने बिना अमीसा की ओर देखे। जैसे ही उसे आभास हुआ कि अमीसा आ गई है, उसने उसे गुड मॉर्निंग कहा। अमीसा ने मन में सोचा, नहीं अम्मू, तुझे इसे इग्नोर करना है, समझी। यह सोचकर अमीसा ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। कोई जवाब न पाकर अविनाश ने अमीसा की तरफ देखा, जिसने अभी अपने बैग से हिंदी की बुक निकली थी, क्योंकि फर्स्ट पीरियड मिसेस बजाज का था। कोई जवाब न मिलने पर अविनाश को गुस्सा आने लगा और उसने अमीसा की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, क्या तुमने सुना नहीं? इस बार भी अमीसा ने अविनाश को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसे इग्नोर किया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अब अविनाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अविनाश ने झटके से अमीसा का हाथ पकड़ा। उसके ऐसा करते ही अमीसा ने उसकी तरफ देखा। अविनाश के इतना जोर से हाथ पकड़ने से उसे बहुत दर्द हो रहा था, तो उसने अविनाश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? बदतमीज इंसान, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये मुझे इग्नोर करने से पहले सोचना चाहिए था। आगे से ध्यान रहे, जब भी मैं तुमसे कुछ भी बोली, मुझे उसका सही सही जवाब मिलना चाहिए, समझे तुम? अविनाश ने बड़े गुस्से में अमीसा से कहा। अविनाश की यह बातें सुनकर अमीसा को भी बहुत गुस्सा आने लगा। तभी अमीसा ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और अविनाश से गुस्से और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम भी मुझसे दूर ही रहो, समझे? मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, तुमसे लड़ने नहीं, समझे? तुम अविनाश को अमीसा की यह बात सुनकर और भी गुस्सा आने लगा। वह उसे कुछ कहने ही वाला कि मिसेस बजाज क्लास में आ जाती है। सभी बच्चे उन्हें ग्रीट करते हैं। मिसेस बजाज आते ही अपनी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर देती है। सभी बच्चों का ध्यान वहीं होता है, सिर्फ एक अविनाश को छोड़कर। अविनाश का पूरा ध्यान सिर्फ अमीसा पे था, जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसे बहुत बुरी तरह इग्नोर किया। और अमीसा अभी भी अविनाश की तरफ एक झलक तक नहीं देखा, जबकि अविनाश का सारा ध्यान अमीसा पर ही था। अविनाश के लिए यह सब बहुत नया था। आज तक उसने सिर्फ लड़कियों को उसके पीछे भागते हुए देखा था। कभी भी किसी ने उसको ऐसे इग्नोर नहीं किया था जैसे अमीसा ने किया। अविनाश अभी भी अमीसा को ही देख रहा था, थोड़े गुस्से और कंफ्यूजन के साथ, और मन में सोच रहा था, क्या प्रॉब्लम है इस लड़की की? इसने मुझे अविनाश ओबेरॉय को इग्नोर किया। समझती क्या है ये खुद को? माय गॉड, देखो तो इसे, अभी भी इसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। इज शी इग्नोरिंग मी अगेन? अविनाश यह सब सोच ही रहा था और उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। वहीं अविनाश को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई कब से उसे और अमीसा को ही घूरे जा रहा है। अब क्या करेगा अविनाश अमीसा के साथ? क्या अमीसा अविनाश को आगे भी इग्नोर ही करेगी? और कौन है वह जो कब से अमीसा और अविनाश को घूर रहा है? जानेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 9। वो दो आंखें जो कब से अविनाश और अमीसा को घूर रही थीं, वो और कोई नहीं बल्कि आलिया थी। आलिया को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अविनाश को और उसके नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। बिजनेस फैमिली पार्टीज में अक्सर अविनाश भी आता था, पर वो कभी किस को अपने पास नहीं आने देता था। बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो किसी को आंख भर देखता भी नहीं था, जैसे उसे किसी से कुछ मतलब ही न हो। 1-2 बार तो आलिया ने भी उससे बात करने की कोशिश की, पर अविनाश ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे आलिया वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर आज वो जैसे अमीसा को देखे जा रहा था, उसे बात कर रहा था। ये सब देख आलिया जल बुन गई। उसके पूरे शरीर में जैसे आग सी लग गई। दूसरी तरफ 11C क्लासरूम में अभी मिस्टर अनिरुद्ध बताचर्या की क्लास थी, जो कि मैथ्स टीचर थे। कशिश शुरू से ही मैथ्स में बहुत वीक थी। 10th तक तो जैसे तैसे उसने पढ़ ली थी, क्योंकि अमीसा और आयुष थे उसे वहां सपोर्ट करने के लिए। अमीसा क्लास टॉपर थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड बी। कशिश को कभी भी कुछ समझ नहीं आता तो वो फट से अमीसा से पूछ लेती थी, पर यहाँ तो वो किसी को जानती तक नहीं। इस वक्त कशिश को अमीसा और आयुष की बहुत याद आ रही थी। कशिश उनको याद कर रही होती है, तब उसके चेहरे पर एक अलग ही उदासी छा जाती है। सामर्थ्य, जो अभी तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ सम सॉल्व कर रहा था,
अचानक उसका ध्यान अपने पास बैठी कसिस पर जाता है, जिसके फेस पर अब भी उदासी झलक रही थी। सामर्थ्य। कसिस से कुछ पूछने को होता ही है कि पीरियड ओवर होने की बेल रिंग हो जाती है। जाते वक्त भट्टाचार्य सर सबसे कहते हैं, अटेंशन एवरीवन, आपका नेक्स्ट पीरियड सेल्फ स्टडी पीरियड है, सो प्लीज स्टडी वेल एंड यस मेंटेन द डिकोरम ऑफ द क्लास। ऐसा कहकर भट्टाचार्य सर क्लास से चले जाते हैं। सर के जाते ही सामर्थ्य वापस कसिस की तरफ देखता है। वो अभी भी उदास सी अपने ख्यालों में गुम होती है। सामर्थ्य धीरे से कसिस से कंसर्न्ड टोन में बोलता है, क्या हुआ कसिस? तुम कहाँ गुम हो और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सामर्थ्य की आवाज आते ही वो उसकी तरफ देखती है। सामर्थ्य की बात सुनने के बाद कंफ्यूज्ड होते हुए अपने मन में सोचती है, क्या मुझे इसे बताना चाहिए? नहीं, शायद यह मेरा मजाक उड़ाए, या शायद यह भी हो सकता है कि सामर्थ्य मेरी हेल्प करे। कसिस को फिर ख्यालों में गुम देखकर सामर्थ्य कसिस के सामने अपना हाथ हिलाता है, जिसे देख कसिस अपने ख्यालों से बाहर आती है। कसिस थोड़ा झिझकते हुए सामर्थ्य से बोलती है, वो एक्चुअली मेरी मैथ्स बहुत वीक है। अभी सर ने जो भी समझाया मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मैथ्स में फेल हो जाऊंगी। सामर्थ्य कसिस की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और गौर से उसे देख रहा था। कसिस यह सब बोलते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। जैसे ही कसिस ने अपनी प्रॉब्लम सामर्थ्य को बताई, सामर्थ्य के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने कसिस को विश्वास दिलाते हुए कहा, बस इतनी सी बात, डू नॉट वरी, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा मैथ्स, तुम फेल नहीं होगी सामर्थ्य की। यह बात सुनकर कसिस के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और वो बहुत बड़ी मुस्कान के और एक्साइटमेंट के साथ उसे बोलती हैं, क्या सच में तुम मुझे पढ़ाओगे रियली? थैंक यू सो मच। सामर्थ्य के फेस की मुस्कान और बड़ी हो गई और उसने कसिस से कहा, चलो तो स्टार्ट करें, पढ़ाइए, वैसे भी सेल्फ स्टडी पीरियड है। कसिस ने सामर्थ्य की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ अविनाशिस क्लासरूम पीरियड 4, यह इस क्लास का स्पोर्ट्स पीरियड था। आज क्लास 11 बॉयज और क्लास 11 डी बॉयज के बीच में बास्केटबॉल मैच था। बेल रिंग होते ही सारे बॉयज, ड्रेस चेंज करने के बॉयज लोग्स रूम चले गए और सारी गर्ल्स सीधा बास्केटबॉल कोर्ट में चली गई। बास्केटबॉल कोर्ट, ब्राइट आई इंटरनेशनल स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट बहुत ही वेल मेंटेन्ड और सुंदर और एकदम मॉडर्न होने के साथ साथ काफी बड़ा भी था। जहां 11 की टीम का कप्तान अविनाश ओबेरॉय को चुना गया, वहीं 11 डी की टीम का कप्तान अभय सिंह राठौर को, अभय सिंह राठौर RNR एंटरप्राइजेस के मालिक श्लोक सिंह राठौर का इकलौता बेटा है। RNR एंटरप्राइजेस और ओबेरॉय ग्रुप दोनों की ही शुरुआत एक ही साल में हुई थी, पर आज जहां ओबेरॉय ग्रुप का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस था, वहीं RNR एंटरप्राइजेस को बहुत ही कम लोग ही जानते थे। ओबेरॉय ग्रुप की सक्सेस और बढ़ गई जब अविनाश ने उसे ज्वाइन किया। इसी वजह से अभय अविनाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मैच शुरू होते ही अविनाश की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और अभय की टीम की हालत बहुत खराब थी। वहीं दोनों टीम्स की गर्ल्स अपनी अपनी क्लास के लिए चीयर कर रही थीं। 11 गर्ल्स की साइड से सभी गर्ल्स अविनाश और उसकी टीम को जमकर चीयर कर रही थी। सिर्फ एक को छोड़कर अमिसा को इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं है कि अमिसा ने कभी कोई बास्केटबॉल मैच नहीं देखा या कभी चीयर नहीं किया। जब भी आयुष का कोई मैच होता था तो अपने दोस्त को सपोर्ट करने अमिसा जरूर जाती थी और चीयर भी करती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से 11 की टीम का कप्तान अविनाश था, इसीलिए अमिसा एक साइड में जाकर बैठ गई और वहां बैठे बैठे वो एक नॉवल पढ़ रही थी। जब अविनाश बास्केट पे बास्केट कर रहा था, तब जब उसकी क्लास की सारी लड़कियां उसके लिए चीयर कर रही थी, पर उसकी नजर तो किसी और को ही धुंध रही थी। जब उसकी नजर साइड में अकेली बैठी एक लड़की पर जाती है जिसे उस मैच से कोई मतलब नहीं था, वो बस शांति से अपनी नॉवल पढ़ रही थी। अविनाश ने मन में सोचा, क्या लड़की है ये जहां सारी लड़कियां मेरे लिए इतना चीयर कर रही हैं, ये वहां साइड में बैठे कोई बकवास सी नॉवल पढ़ रही है। अविनाश ने यह सोचकर अपना सिर हल्का झटक दिया। अविनाश की नजर खेलते हुए हर थोड़ी देर में अमिसा की ओर जा रही थी। यह सब कुछ आलिया देख रही थी।
मानो अब तो उसके गुस्से की सारी सीमा ही पार हो गई थी। आलिया ने मन में सोचा, अब तो तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में पीरियड ओवर हो गया। 11वां मैच जीत गए थे। पीरियड ओवर होते ही सब क्लासेस में जाने लगे। अमिसा भी क्लासरूम ही जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गर्ल्स वॉशरूम के अंदर खींच लिया और गेट फट से बंद कर दिया। वो कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है उसे। पहले ही किसने जोर से उसके ऊपर पानी की पूरी बाल्टी डाल दी। जैसे ही अमिसा ने अपने आंखों से पानी को साफ कर देखा तो सामने आलिया खड़ी थी और उसके साथ उसकी चमची समायरा भी। अमिसा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने लगभग चिल्लाते हुए बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पागल हो गई हो क्या? ये क्या पागलपंती है? तभी आलिया अमिसा का मुंह अपने एक हाथ में जोर से पकड़ते हुए बोलती है, नो नो अमिसा डियर, ये कोई पागलपंती नहीं है, बल्कि तुम्हारी पनिशमेंट है मेरे अविनाश के क्लोज जाने की। समझी तुम? आगे से अविनाश से दूर रहना। ही इज माइन। अमिसा ने आलिया का हाथ झटकते हुए उसे कहा, मुझे उस अविनाश में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही उसके पास जाने में। मुझे सिर्फ मेरी पढ़ाई से मतलब है, तो बेहतर होगा तुम भी मुझसे दूर रहो। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, तुम्हारी तरह टाइम पास करने नहीं आती। यह कहकर अमिसा आलिया को खुद से दूर करती है और वॉशरूम से बाहर चली जाती है। तभी समायरा डरते हुए आलिया से कहती हैं, आलिया डियर, अगर उसने बाहर जाके किसी को बता दिया तो हम क्या करेंगे? आलिया एक शैतानी हंसते हुए समायरा से कहती है, डरो मत समायरा, अगर उसने किसी से कुछ कह भी दिया तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, सो डू नॉट वरी। आलिया और समायरा इस बात से अनजान थे कि किसी ने उनकी सारी बातें सुन ली है। कौन है वो जिसने आलिया और समायरा की सारी बातें सुन ली? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 10। अमिसा वॉशरूम से बाहर आते ही सीधा गर्ल्स लॉकर रूम की तरफ चली गई, क्योंकि उसकी पूरी ड्रेस गीली हो चुकी थी और इस हालत में वो क्लासरूम में नहीं जा सकती थी। इसीलिए उसने वो लॉकर रूम में चेंज करने चली गई। लॉकर रूम में सभी स्टूडेंट्स का पर्सनल लॉकर होता है, जिसमें मेन वो अपने कुछ सामान रख सकते हैं, और सभी स्टूडेंट्स लॉकर में हमेशा उनका एक स्पोर्ट्स ट्रैक सूट होता है, जिसे वो स्पोर्ट्स खेलते वक्त पहनते हैं। अमिसा ने फटाफट अपना लॉकर खोला और उसके अंदर पडडीढा अपना ट्रैक सूट निकाला और चेंज करने चली गई। अमिसा चेंज कर जैसे ही बाहर आई, अपने सामने खड़े शख्स को देख शॉक हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि कशिश थी, जो अमिसा को ऐसे देख रही थी जैसे आंखों ही आंखों में उससे कई सवाल कर रही हो। कशिश को यूं देख, अमिसा ने हकलाते हुए बहाना बनाते हुए कहा, वो एक्चुअली मैगल ती गलती से वॉशरूम में गिर गई थी और फर्ज गिला होने की वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए, इसीलिए मैं चेंज करने आ गई। अमिसा की बात सुनने के बाद कशिश अमिसा को उन्हीं सवालिया और शक बरी निगाहों से देख रही थी। अमिसा जो कुछ भी हुआ वो कशिश को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, ना ही उसे परेशान करना चाहती थी। इसीलिए अमिसा कशिश से झूठ बोल रही थी। अमिसा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखें कशिश से चुराते हुए कहती है, चल कशिश, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे क्लास में जाना चाहिए, टीचर आ गई होगी। ऐसा कहकर अमिसा अपनी नजरें चुराते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी अचानक कशिश अमिसा का हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। ऐसा होते ही अमिसा पलटकर कशिश को देखती है। तभी कशिश थोड़ी सीरियस और स्ट्रिक्ट टोन में अमिसा से बोलती है, टेल मी द ट्रूथ अम्मू। अमिसा कशिश की बात सुनकर थोड़ी शॉक हो जाती, पर फिर भी खुद को नॉर्मल करते हुए बोलती, अरे कशिश, मैं तुझसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। इसका जवाब देते हुए कशिश उसी सीरियस टोन में देती, मैंने सब सुन लिया, जो भी वॉशरूम में हुआ। ये सुनते ही अमिसा पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वह कशिश ही थी जिसने आलिया और समायरा की सारी बातें सुन ली थी, और जो उन्होंने अमिसा से कहा वो भी कशिश ने सुन लिया था। कशिश अपना दूसरा हाथ भी अमिसा के हाथ पर रखती है और उससे बड़े प्यार से पूछती है, बता अम्मू, ऐसा क्या हुआ जो आलिया और समायरा तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, और वो तुझे अविनाश से दूर रहने को क्यों कह रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे पूरी बात बता। कशिश थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है।
अमिसा एक गहरी सांस लेती है और कशिश की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से और धीमी आवाज में उससे सब कुछ बता देती है। उसका और अविनाश का डेस्क मेट होना, अविनाश का आलिया को सुनाना, सब कुछ बता देती है। कशिश यह सब सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसी शॉक और हल्के गुस्से से अमिसा से पूछती है, क्या इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं? क्या बस इतनी ही थी हमारी फ्रेंडशिप बोल? कशिश की बातें सुनकर अमिसा उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है कशिश, मैं बस तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। अमिसा की यह बात सुनकर तो कशिश को और भी गुस्सा आ गया और वो उसी गुस्से में अमिसा से बोली, ओह रियली अम्मू, अपने बीच में यह फॉर्मेलिटीज कब से आ गई? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तेरी हर प्रॉब्लम जानने का हक है मुझे, समझी तू? कशिश की बातें सुनकर अमिसा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो कशिश से उसी मुस्कान के साथ कहती है, आई एम सो लकी कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सच्ची अमिसा की बात सुनकर कशिश थोड़ा मुस्कुराते हुए और इतराते हुए बोलती है, वो तो है, क्या करे, मैं हूं ही इतनी अच्छी। कशिश बात सुनकर दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। फिर कशिश थोड़ा परेशान होते हुए अमिसा से कहती है, अम्मू, मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही है। मुझे नहीं लगता वो आलिया और उसकी चमची इतनी आसानी से तुझे छोड़ देगी। अमिसा कशिश को पूरी तरह भरोसा दिलाते हुए कहती है, डोंट वरी कशिश, मैं खुद को उन दोनों से आराम से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तू तो मुझे जानती है। अमिसा की बात सुनकर कशिश एक लंबी सांस लेती है और उससे कहती है, ओके, मैं समझ गई, बट मुझे प्रॉमिस कर कि तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगी, बोल। कशिश की इस बात पर अमिसा हल्का मुस्कुरा देती है और कशिश से कहती है, प्रॉमिस, तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अमिसा की बात सुनकर कशिश अमिसा को एकदम टाइट हग करते हुए बोलती है, ये हुई ना मेरी अम्मू वाली बात। दोनों इस तरह हग कर कर खड़े ही थे कि उन्हें बेल रिंग होने की आवाज आती है। वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। उन दोनों की बातों में कब पूरा पीरियड निकल गया उन्हें पता नहीं चला। अमिसा कशिश से कहती है, कशिश, अब हमें अपनी अपनी क्लास में जाना चाहिए, नहीं तो हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। ओके, बट तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? एंड कुछ भी हो मुझे जरूर बताना, कशिश कंसर्न होते हुए बोलती है। अमिसा एक हल्की स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाती है। अमिसा और कशिश अपनी अपनी क्लासेस के लिए निकल जाती है। अविनाश पूरे पीरियड बस अमिसा का ही वेट कर रहा था। उसका ध्यान टीचर की बातों में तो था ही नहीं। जब पूरे पीरियड अमिसा क्लास नहीं आई तो उसे उसकी फिक्र होने लगी। अविनाश ने अपने मन में सोचा, कहाँ रह गई यह लड़की बास्केटबॉल कोर्ट से तो वह सबके साथ ही निकली थी, अभी तक क्लास में क्यों नहीं आई? पूरा पीरियड निकल गया। पीरियड ओवर होने के बाद टीचर के क्लास से जाते ही अविनाश अपनी सीट से उठा ही था। वो अमिसा को ढूंढने जाने वाला था कि तभी अमिसा क्लास में एंटर होती है। अमिसा को क्लास में देखकर अविनाश रिलैक्स हो जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर अमिसा के ट्रैक सूट और गीले बालों पर पड़ती है, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। अमिसा के सीट पर आकर चुपचाप बैठ जाती है। अविनाश उससे पूछना चाहता था कि वो पिछला पूरा पीरियड कहाँ थी, उसकी ड्रेस को क्या हुआ, उसके बाल गीले क्यों हैं? पर अविनाश जानता था कि अमिसा उसके पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताएगी। तब अविनाश अपने मन में ही कुछ डिसाइड करते हुए सोचता है। क्या डिसाइड किया है अविनाश ने? आखिर क्या करने वाला है अविनाश, जानेंगे अगले चैप्टर में।